इस पटल पे इस बात को मैं कहना चाहूंगा कि आज जिन भी श्रेष्ठ जनों को हम आप सुनेंगे, उनके अनुभव सुनेंगे, हमें आपको एक नई दिशा और दशा मिलेगी और जीवन में एक नई ऊर्जा से काम करने के लिए एक नई तरंग मिलेगी। तो 66 लोग जुड़ चुके हैं और अधिक जुड़ रहे हैं हमसे। श्री नारायण भाई आपका माइक बंद है। श्री नारायण भाई आपका माइक बंद है। हाँ बताएं, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक सभी लोग देखे, जो मेन लोग हैं वो जुड़ चुके हैं कि नहीं, अभी अजय भाई जुड़े हैं कि नहीं, सरिता दीदी हमें लग रहा है जुड़ गई हैं। थोड़ा सा आप जब तक बोलिए, सबका परिचय दीजिए कौन क्या है, तब तक मैं जो है जोड़ लूँ, सबको देख लूँ। कुछ टेक्निकल दिक्कत, अभी नए नए लोग हैं तो जो है हो सकता है ना जुड़ पाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जुड़ने दीजिए, जुड़ने दीजिए। कार्यक्रम को क्रमवार हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जुड़ने के लिए सब जुड़ते रहे। सरिता दीदी आ चुकी हैं और हमारे मुख्य वक्ता मुझे भाई साहब समय उपस्थित हो चुके हैं। मैं आज के हमारे मुख्य वक्ता श्री मुझे भाई के परिचय के संदर्भ में आप लोगों को बताऊं, आप दोनों पैर से दिव्यांग हैं और ऐसी परिस्थिति शारीरिक बनावट के कारण उपस्थित हुई कि सामान्य जनों की तरफ 4 व्हीलर चलाना लगभग संभव नहीं हो पा रहा था। परिस्थितियां विकट थी, परिस्थितियों से दो चार होना पड़ रहा था, लेकिन सामान्य भाव अभिव्यक्ति व्यक्ति की एक निरस्ता होती है, उसको मुझे भाई ने समझा और एक दिव्य चिंतन अपने मध्य उपस्थित किया। मैं बार बार आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, माइक आप बंद करें। जिसकी सरकार में उसी की सरकार में जी। और मुसीब भाई ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो सिर्फ दिव्यांग परिवार के लिए नहीं, अपितु समस्त राष्ट्र के लिए एक अलग दिशा और दिशा बनी। आपने मॉडिफिकेशन 4 व्हीलर में दिव्यांग जनों के हितों को ध्यान में रखकर, उनकी सहजता को ध्यान में रखकर क्या मॉडिफाई किया जाए, क्या मॉडिफिकेशन किया जाए, उस पर विशेष ध्यान दिया और उस पर बहुत से बदलाव अपने मन में ला करके और एक एक्सपेरिमेंट का भाव आपने अपने घर पे ही उपस्थित वाहन से प्रारंभ किया तथा इस यात्रा को अपने व्यवहार में उतारते हुए सिर्फ अपने सुखों के लिए नहीं, स्वांताय सुख नहीं, अपितु दूसरे के सुखों को भी, दूसरे की भी आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखकर आपने मॉडिफिकेशन का एक दौर चलाया। किस तरीके से 4 व्हीलर को दोनों पैरों से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मॉडिफाई किया जाए, इसके लिए आपने एक मुहिम चलाई और एक संकल्पना सृजित की। वर्तमान समय में आप भारत के वो सिरमौर टेक्निकल गुरु के तौर पे हैं जो गाड़ियों के मॉडिफिकेशन के लिए जाने जा रहे हैं और इसी कारण से आपको आपकी उन्नत बुद्धिमत्ता, उन्नत कर्तव्य निष्ठता को देखते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया। ऐसी प्रतिभा के धनी, ऐसे ऊर्जा के स्रोत और ऐसे अद्वितीय विद्वत्ता और तकनीकी कौशल से युक्त प्यारे बड़े भाई श्री मुसीब अहमद जी का, मुसीब खान जी का आज यह पटल स्वागत करता है और भाई साहब से यह निवेदन करता है कि अपना माइक अनम्यूट करें और अपना अनुभव हमारे बीच रखते हुए हमें यह बताएं कि हम किस प्रकार से मॉडिफिकेशन को अपनी गाड़ी में स्वीकार करेंगे तथा किस प्रकार से लाइसेंस को प्राप्त करेंगे जब दोनों पैर नहीं होते हैं ऐसी परिस्थिति में, या काम करते हैं ऐसी परिस्थिति में। उसके लिए हमें क्या क्या
तकनीकी कौशल अपने में विकसित करना होगा या तकनीकी सहायता चाहिए? ऐसे कुछ अपने अनुभव जो आपने अपने जीवन में उतारे हैं और वर्तमान में आप जिसके सिरमौर हैं, ऐसी बातों को आप हमारे बीच रखें। आदरणीय मुजीब भाईजान। मैं सब भाइयों को अपनी तरफ से सबको प्रणाम। मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। मैं जब 2 साल की उम्र में मेरे पोलियो हो गया था। पापा गवर्नमेंट सर्वेंट थे, यूनिवर्सिटी में जॉब करते थे। क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग? हेलो। हाँ जी, आ रही है जी। यस सर, आवाज आ रही है। हाँ हेलो। यस सर, तो सर मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं 2 साल की उम्र में मेरे पोलियो हो गया था, तो उसमें उस कारण मेरे दोनों पैर में प्रॉब्लम हो गई। काफ़ी इलाज करवाया, पापा ने भी काफ़ी कोशिश करी पर नहीं हो पाया। और लास्ट में फिर ये हुआ कि सब जगह से फ्री हो के फिर लास्ट में ये रहा कि भाई अब कोई उम्मीद नहीं है। तो फिर मैं एक सरकारी स्कूल हमारे पास में ही हुआ करता था, वहाँ पे मेरा दाखिला करवाया। तो मैं 2 साल की उम्र के बाद में फिर जैसे 4 साल की एज आई, तो 4 साल में मुझे थोड़ा दाखिला मिला वहाँ पे। 4 साल की एज में जब मैं दाखिला लिया तो वहाँ पे क्या है कि पहली क्लास से और 8वीं क्लास तक का पूरा स्कूल था वहाँ पे। उसमें पहले से जब शुरुआत करी तो वहाँ पे टीचर्स भी काफ़ी मेरे से वो होते थे कि हाँ मतलब काफ़ी दिमाग है, काफ़ी पढ़ने में शौक है। तो आने जाने की वहाँ पे प्रॉब्लम होती थी, लेकिन फिर मेरा जो छोटा भाई था वो मेरे साथ जाता था, तो मेरा बैग वो लेके जाता था साथ में। और एक हमारे गांव का कोई बंदा था, उसको पापा ने ये कह रखा था कि आप इसको साथ लेके जाएंगे अपनी पीठ पे बिठा के और आप लेकर आएंगे। तो उसको पापा पर डे का 10 रुपये का दिया करते थे कि आप 10 रुपये हम आपको देंगे, कि हमारी स्कूल घर से करीब 1 किलोमीटर दूर हुआ करती थी। आज तो बहुत सारी चीज़ें हो गई है, मैं आपको 45 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। आज तो हर गली में स्कूल मिल जाएगा आपको, हर मोहल्ले में स्कूल मिल जाएगा। उस टाइम की बात है। तो वो देखते हुए फिर 9th क्लास तक मैंने पढ़ाई करी। फिर उसके बाद में हमने पढ़ाई छोड़ दी। फिर मैं घर पे सिलाई का काम होता था, कपड़ा जो मम्मी सिलाई करती थी, तो मम्मी से मैं पूछता था भाई जैसे आप ही सिलाई का काम करते हो तो क्या मैं भी कर सकता हूँ ये काम, मैं सिलाई सीख सकता हूँ? तो मम्मी ने कहा कि क्यों नहीं सीख सकते हो तुम, अगर चाहो तो अपने मन से कुछ भी सीख सकता है आदमी। तो मम्मी से मुझे थोड़ा वो मिला, सपोर्ट मिला। तो मैंने जो पुराने कपड़े हुआ करते थे, मैंने वो कपड़े खोल करके और चेक करे कि भाई इसकी कटिंग कैसे होती है। और वो कटिंग करी, मैंने कटिंग करके उसमें सीखने की कोशिश करी। थोड़ा टाइम लगा पर मैं उसमें कामयाब हो गया और मैंने काफ़ी टाइम तक उसमें फिर सिलाई का काम किया। मैं लेडीज सूट भी बनाता था और पैंट कोट, आज ये स्थिति कि मैं कोट पैंट भी बना लेता हूँ। फिर वो काम थोड़े दिन ही किया मैंने। फिर उसके बाद में जो पापा क्या है कि मोटर मैकेनिक का काम करते थे, जो मोटर वाइंडिंग, जो पहले क्या हुआ था, आजकल तो बोरिंग की मशीनें चल गई है, पहले हुआ करता था कि ट्यूबवेल हुआ करता था, उसमें कुएं के अंदर मोटर लगाई जाती थी। तो वो मोटर फिटिंग का काम पापा करते थे पहले, नौकरी से पहले। तो पापा के टूल्स वगैरह सारे घर पे ही हुआ करते थे। और पापा जब जॉब यूनिवर्सिटी में पापा की नौकरी लग गई थी, उसके बाद में फिर वो टूल्स घर पे रहते थे, पड़े रहते थे घर पे, कोई काम नहीं आते थे, पापा ऑफिस जाते थे। तो घर में एक मारुति वैन थी, पुरानी मारुति वैन थी, तो उसको भाई चलाता था और पापा चलाते थे। तो मेरे भी मन में बार बार यही ख्याल आता था कि भाई चला रहा है तो मैं भी, अगर आज सही होता चाहे तो मैं भी चलाता, या चलाने की कोशिश करता था, लेकिन मैं चला नहीं पाता था। एक दिन पापा ऑफिस गए हुए थे और घर पे मैं अकेला ही था, और वैन के अंदर जो ब्रेक जहाँ पे पेडल होता है, उस पेडल के अंदर मैंने पापा के टूल्स यूज करते हुए उसमें ड्रिल मशीन से एक सुराख निकाला और उस सुराख से उस पेडल को थोड़ा रोड लगा के ऊपर की तरफ कर दिया, ताकि मैं ब्रेक पैर से ना लगा के हाथ से लगा सकूं। तो मैंने कोशिश करी कि मैं उसमें ब्रेक लगा सकता हूँ। फिर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ बिल्कुल आप लगा सकते हैं और चला सकते हैं गाड़ी। तो मैंने गाड़ी निकाल के बाहर घर पे रोड से बाहर निकाली, तो
बाहर निकाली। जैसे कच्चे रास्ते थे तो उसमें गाड़ी, अब स्टीयरिंग संभाल हर आदमी नहीं चला सकता, पहली बार कोई बैठेगा तो उसको ब्रेक तो लगा सकता लेकिन स्टीयरिंग का कंट्रोल नहीं हो सकता। तो मुझे स्टीयरिंग का कंट्रोल नहीं हो पाया और मैं एक रास्ते में, कच्चे रास्ते में एक पत्थर था, वहां पे उस पत्थर से गाड़ी टकरा के और रुक गई और मैंने कैसे करके उस गाड़ी को वापस वहां से लाके घर पे खड़ी कर दी। शाम को जब पापा आए तो पता चला कि पापा ने डांट पड़ी, बहुत आपने गाड़ी क्यों चलाई और ऐसे कर दिया, नुकसान हो गया गाड़ी में इस तरह से। तो मैं करीब 6 महीने तो उसमें कुछ भी मानो कि दोबारा कोशिश ही नहीं करी कि मैंने अपन चला सकते हैं या करने हैं। मैं जो इस डांट के अकॉर्डिंग मुझे कुछ नहीं कर पाया। फिर जब 6 महीने 7 महीने गुजर गए उसके बाद में फिर मैंने दोबारा हिम्मत करी, मैंने कहा एक बार और कोशिश करते हैं, अपन शायद हो सकता है कामयाब हो जाए। तो मैंने फिर ब्रेक पेडल के अंदर वो रोड जो बनाई थी उसी रोड को मैंने उसमें लगाया और एक्सीलेटर को हाथ में, जो चौक वायर हुआ करता था पहले पुरानी गाड़ियों में चौक आता था, आजकल चौक नहीं आता, तो MPFI गाड़ी आने लगी, उस चौक वायर को एक्सीलेटर में बदला मैंने, हाथ से ही एक्सीलेटर खींचा जाए और ब्रेक भी हाथ से लगाया जाए। तो मेरा एक पैर थोड़ा सा हल्का काम करता तो उससे मैं क्लच यूज करता हूँ, तो क्लच पैर से यूज किया मैंने और ब्रेक और एक्सीलेटर अपनी हाथ से चलाने की कोशिश करी। तो 10 से 5 दिन के अंदर में 10 से 5 दिन के अंदर मैंने उस गाड़ी को चलाने की कोशिश करी, तो उससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस हुआ और मम्मी से मैंने कहा कि आप पापा को नहीं बोलेंगे कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं जो थोड़ा यहीं कच्चे में गाड़ी चलाना सीखना चाह रहा हूँ मैं चला लूँ। तो मम्मी ने फिर चलो ठीक है कोई बात नहीं आप, लेकिन यही है कि वो नुकसान नहीं हो दोबारा से कि डांट पड़ जाए और मुझे भी डांट पड़े। नहीं मैंने ऐसा नहीं होगा, मैं सही से चलाऊँ। तो मैंने वो दोबारा से चलाने की कोशिश करी और मालिक की दया से मैं उसमें कामयाब रहा और मैं सही से चलाई मैंने। उसके बाद में जब मैं गाड़ी जब भी लेने के जाके मार्केट में ले जाने की कोशिश करता हूँ, जैसे मार्केट जाए अपन भाई चलाएं लेके, तो मैं थोड़ा धीरे धीरे जाया करता था। लगभग ये चीज़ें बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको पूरा शुरू से एंड तक बताऊंगा तो मतलब 2 दिन भी गुजर जाएंगे, इतना बहुत लंबी स्टोरी है। आज 45 साल की स्टोरी मैं आपको 2 घंटे में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बाकी ये है कि मैं आपको जो मेन चीज़ है वो बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। तो वो समय निकल गया। उसके बाद में फिर मैंने एक 800 गाड़ी परचेज करी नई शोरूम से और उसके अंदर फिर मैंने ये सिस्टम लगाया। जो सिस्टम मैं उसमें पहले लगाया करता था वो सिस्टम लगाने के बाद में उस गाड़ी को आम आदमी नहीं चला सकता था, तो वो प्रॉब्लम आई। फिर हमने उसमें चेंजिंग करी कि घर में जैसे दूसरा बंदा है कोई वो भी चला सकता है, तो वो दिक्कत आती थी। मान लो गाड़ी कभी सर्विस पे जा रही है तो उसको मोटर मिस्त्री कैसे चेक करेगा, तो वो भी जरूरी था। उसको देखते हुए फिर हमने उसमें वो चेंजिंग करी। ऐसे करके मैंने उसमें करीब 5 से 6 बार उसमें चेंजिंग करी। अब जो लास्ट जो मैं फाइनल जो हुआ है उसमें ये है कि सिस्टम गाड़ी में लगा हुआ होने के बावजूद आप गाड़ी में देखोगे तो आपको ये महसूस होगा कि ये कंपनी से फिटेड है, कोई बाहर से लगाया हुआ नहीं है। ऐसे लगेगा कि कंपनी से फिट हुआ है, किसी के लोकल मैकेनिक से लगा हुआ नहीं है। क्या कर दे रहे हैं। जब मेरा वीडियो कोई भी देखता है, मेरे पास ऑल इंडिया से कॉल आती है और जो भी वीडियो देखने के बाद में उसको तुरंत यही चीज पसंद आती है और मैं अपनी एक्सपीरियंस और अपने उसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि ऑल इंडिया में अभी तक मेरे से अच्छा और खूबसूरत सिस्टम अभी किसी ने डेवलप नहीं किया है। और इसी बेस पे फिर मुझे अवार्ड के लिए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया जो 2007 के अंदर उन्होंने मुझे पूरा डेटा मेरा तैयार किया और जो NIF जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया अहमदाबाद के अंदर इसका हेड ऑफिस है जो ग्रासरूट लेवल पे काम करती है, उन्होंने फिर मेरे को सारी डिटेल्स से मेरी क्वेरी करके फिर उन्होंने राष्ट्रपति के यहाँ पे लगाई। तो 3 साल में जाके मेरा नंबर आया था। तो 12 फरवरी 2007 को मुझे नेशनल अवार्ड के लिए दिल्ली बुलाया था अब्दुल कलाम के यहाँ पे राष्ट्रपति भवन में। फिर मैं वहाँ पे दो आदमी, मेरा भाई और हम दोनों वहाँ पे गए, गाड़ी अपनी कार से गया, मैं अपनी गाड़ी लेके। तो आने जाने का पूरा खर्चा उन्होंने सारा अफोर्ड किया और 2 दिन के लिए होटल हमारे को फ्री मिला वहीं पे रहने के लिए। पूरी तैयारी के साथ में गए थे हम। गाड़ी हमने तैयार, जो सिस्टम लगा हुआ था वो राष्ट्रपति साहब ने वहाँ पे 12 घंटे पहले गाड़ी देखने के बाद में फिर नेक्स्ट डे डिसाइड हुआ था कि मुझे पहले जो अवार्ड के लिए जो तैयारी हुई थी कि मुझे ये डिसाइड हुआ था वहाँ पे भाई लगभग डिसाइड हुआ था वहाँ के लोगों
लेकिन वहां जाने के बाद में ये चेंज हुआ कि आपको 25 नहीं 50 का मिलना चाहिए। तो सडनली वहां पे ये डिसाइड हुआ, फिर उसके बाद मुझे 50,000 का चेक, एक ट्रॉफी और एक सर्टिफिकेट वहां से सम्मानित के तौर पे दिया गया। और मुझे वहाँ बहुत बड़ी सेमिनार थी, उसके अंदर बहुत बड़ा, जिसमें करीब 2000 लोग मौजूद थे, उसी बीच में मुझे अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद में जब गाड़ी में बनाता था तो गाड़ी बनाने के बाद में एक समस्या ये भी आती थी कि साहब उसको ड्राइविंग लाइसेंस भी बनना चाहिए। हेलो हेलो जी आप बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ तो लाइसेंस की समस्या आती थी कि लाइसेंस आप गाड़ी चला रहे हो, लेकिन मान लीजिए आप लाइसेंस नहीं तो कैसे चला पाओगे। तो हमने लाइसेंस के लिए अप्लाई करी। इसमें क्या है कि हैंडीकैप्स के लिए जो भी लाइसेंस बनता है वो एक ENV कैरिज एक कैटेगरी होती है। मैं सभी के जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, एक ENV कैरिज, इसकी फुल फॉर्म इनवैलिड कैरिज, जो सिर्फ और सिर्फ हैंडीकैप्स के लिए बनता है। तो वो गवर्नमेंट की तरफ से भी बनता है, गवर्नमेंट में जो उसका अपना रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं वो, कि कोई गाड़ी में अगर मान लो आप अल्ट्रेशन किया हुआ है, इसको अडॉप्टेड इनवैलिड कैरिज, जिस गाड़ी में कोई अडॉप्टेड यानी नई कोई भी टेक्निक जो एडिशनल लगी हुई है उसके अकॉर्डिंग, जो आपके अकॉर्डिंग बना हुआ है, उसी गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस आपको बना सकते हैं। ये रूल गवर्नमेंट का है। लेकिन वो जब भी बनता है कि गाड़ी में आपको ड्राइविंग सिस्टम जो लगा हुआ लगाते हुए आपको ड्राइविंग करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ अब आप गाड़ी चला सकते हैं, तो वो ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। मैंने उसी अकॉर्डिंग अप्लाई करा और मैंने गाड़ी ड्राइविंग करके दिखाया उनको, और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी उन्होंने बना दिया। और उसके बाद में जैसे ही लोगों ने कहा कि भाई आप और भी कस्टमर्स आपके हैं तो आप उनके लिए भी ये सारी चीज़ें तैयारी करो, तो मैंने जो जो मेरे से टच में आए, जो जो भी मुझे कहा कि हाँ इनको भी बताना चाहिए, जो जो आपने फ़ायदा हो जिन जिन के लोगों के लिए, तो मैं उन सबको बताया। तो काफ़ी लोगों को इस चीज़ से फ़ायदा हुआ, उनके ड्राइविंग लाइसेंस भी बने। और उसके बाद में अब बात यह आ गई कि गाड़ी आप परचेज करते हैं, तो गाड़ी परचेज करने में एक रोड टैक्स, इंश्योरेंस, दो चीज़ होती है। तो गवर्नमेंट की तरफ से एग्जेम्प्टेड है कि रोड टैक्स पूरा माफ हो जाता है अगर हैंडीकैप गाड़ी परचेज करता है। तो 8 लाख तक की कॉस्टिंग की गाड़ी कोई भी परचेज करेगा तो उसको रोड टैक्स 100% माफ है। और इंश्योरेंस के अंदर 45% जो प्रीमियम जो होता है उसको 50% है। ये इंश्योरेंस सिस्टम के अंदर आप जैसे ही सिस्टम में डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सिस्टम आपका ले लेगा, लेकिन उसमें कंपलसरी होता है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और आप कार परचेज कर रहे हैं, वो कार 8 लाख से एक शोरूम से ऊपर नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये है कि जब आप कार परचेज करने जा रहे हैं तो उस टाइम आपका ड्राइविंग लाइसेंस उससे पहले होना चाहिए, क्योंकि उसी बेस पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, गाड़ी आपको अपने नाम से ही लेनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आपको उसमें छूट भी मिल जाएगी। मैं दूसरी चीज़ एक आपसे ये भी शेयर करना चाहूँगा कि मेरे भाइयों सबको इस चीज़ का फ़ायदा हो और सब लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। जब भी आप गाड़ी परचेज करने जाएं, अगर आपका मन करे कि भाई आप जो भी लेना चाह रहे हैं, जो लोग नहीं ले रहे हैं या लेने की सोच रहे हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप गाड़ी लेने से पहले वो आपसे यही पूछेंगे कि जो सिस्टम आप लगा रहे हैं कि वो आपका अप्रूवल है क्या, वो आपसे ये मालूम करेंगे। अगर उनको जानकारी नहीं है तो बात अलग है, अगर नहीं भी जानकारी है उनको तो आप उनको कहिए कि हम द ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया ARAIA, जो अपना हेड ऑफिस पूना के अंदर है, वहां से मैंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले रखा है। मैं किसी भी गाड़ी के अंदर ये सिस्टम लगा सकता हूँ और मेरे पास में इसकी अथॉरिटी है। आप किसी भी गाड़ी में लगवाने के बाद में उस गाड़ी को आप RTO के पास ले जाएंगे, RTO उस गाड़ी को देखेगा, देखने के बाद वो उसके रिकॉर्ड में डालेगा कि हाँ ये गाड़ी में इसमें सिस्टम लगा हुआ है और ये गाड़ी चला सकते हैं। और वो गाड़ियाँ लेने के बाद फिर आप उसको वहाँ उसके रिकॉर्ड में ही रहता है कि आप ये गाड़ी इस तरह रजिस्टर्ड करी हुई है, तो वो ENV कैरिज के अंदर उस गाड़ी को दर्ज कर देगा। आपके RC के अंदर ENV कैरिज लिखा हुआ आएगा। जो ENV कैरिज गाड़ी आएगी उसी गाड़ी को आप ड्राइविंग कर रहे हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी ENV कैरिज का होता है और वो RC भी ENV कैरिज की होती है, तो उस गाड़ी को आप कोई भी चला सकते हैं।
उसमें हमने जो गाड़ी में सिस्टम लगाया उस गाड़ी को नॉर्मल बंदा भी चला सकता है। मैंने कंपनी का सिस्टम है उसको डिस्टर्ब नहीं किया है, कंपनी का सिस्टम भी उसमें ऐसी चीज रहेगा। मान लीजिए गाड़ी कभी सर्विस पे जा रही है तो ये तो है ही नहीं कि वो सामने वाला जो सर्विस करने वाला वो भी हैंडीकैप हो, तो इसलिए उसको चेक कैसे करेगा वो? मैकेनिक है घर में, मान लीजिए कभी कोई इमरजेंसी काम हो गया कि कोई दूसरा बंदा भी आपके घर में वो चला सकता है तो वो भी नहीं चला सकता, वो एक पर्टिकुलर आपके लिए हो गई। तो मैंने वो चीज को देखते हुए उस गाड़ी में ये सिस्टम डेवलप किया कि वो जो कंपनी का सिस्टम है वो ऐसी चीज रहना चाहिए और अपना जो लगा रहे हैं वो एडिशनल होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग मैंने वो लगाया, वो एडिशनल है। जब आप कंपनी का सिस्टम को यूज करेंगे तो वो अपनी जगह स्थिर रहेगा, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। और जब आप अपना फंक्शन यूज करेंगे तो कंपनी के सिस्टम सारे मूवमेंट करेंगे। उसी बेस पे मैंने ये सारा करा, उसी चीज को देखते हुए। और आज अब तक 91 से मैं गाड़ी बना रहा हूँ और अब तक लगभग 700 गाड़ी में अब तक बना चुका हूँ ऑल इंडिया में। और हर महीने 4 से 5 गाड़ी बनती है। अभी कल भी आई थी एक गाड़ी बीकानेर से, वो बन के गई है। टाटा की टैगो मैंने बना के दी है। आज एक अभी जयपुर से आई है गाड़ी एल्टो, जो मैं तैयारी कर रहा था। अभी साहब का फोन आया था सिन्हा जी का कि आपका आज कॉन्फ्रेंसिंग है इस तरह से, तो मैंने कहा सर आज मैं गाड़ी भी बना रहा हूँ तो बोले टाइम निकालो आप। और ठीक है सर, तो अभी भी मैं बना ही रहा था। तो मैं ये चीजें आपसे ये कहना चाहूंगा लास्ट में कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी अगर इस बारे में लेनी हो या मेरे से कोई सवाल करना हो तो सर से मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, कभी भी आप इसके बारे में पूछ सकते हैं और मैं आपको पूरी इसके बारे में जानकारी दूंगा और पूरी आपकी हेल्प करूंगा। एक प्रश्न आया है सर। जी सर। जो गाड़ियों को आप मॉडिफाई करते हैं उसमें जी सर। लागत क्या आती है? सर जो गाड़ी में मॉडिफिकेशन करता हूं उस गाड़ी में अगर मान लीजिए उसके दोनों पैर में प्रॉब्लम है तो उसका 35,000 का आएगा, और अगर एक ही पैर में प्रॉब्लम है तो उसका 30,000 आएगा। अच्छा, अब क्या यह 4 व्हीलर के डिजाइन पर भी निर्भर करता है कि वह कौन से मॉडल की गाड़ी है? नहीं सर, डिजाइन कोई सा भी हो, कोई सी भी गाड़ी हो, उसकी चॉइस से वो 800 से लेकर के मर्सिडीज ऑडी तक कोई सी भी गाड़ी ले सकते हैं, वो सभी में लग जाएगा और सभी में सेम सिस्टम लगता है। लेकिन उसकी साइज छोटी बड़ी होती है, वो गाड़ी के अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है। इसको लगाते समय अगला प्रश्न मैं देख पा रहा हूं, जैसा वो पूछ रहे हैं कि इसके लगाने के पश्चात गाड़ी के अंदर के आवरण में कोई बदलाव? उसमें सर मैं यही बताना चाहूंगा आपको जी सर, मैं यही बताना चाहूंगा कि गाड़ी के अंदर ना तो मैं कभी वायरिंग को डिस्टर्ब करता हूँ, ना उसमें कोई वेल्डिंग करते हैं, ना उसमें कोई सुराख निकालते हैं। उस गाड़ी के अंदर जो स्टीयरिंग के नीचे जो ब्रेक पेडल होते हैं, उस ब्रेक पेडल के नीचे मेरा किट लगाता हूँ और जो कंपनी के नट बोल्ट्स जो कंपनी ने दिए उसी के अकॉर्डिंग उस तैयार करते हैं, उसमें उसी को कस दिया जाता है। अगर आप मान लीजिए गाड़ी आपको चेंज करनी है कभी, तो उस गाड़ी को अपन उसमें सिस्टम को हटा सकते हैं और सेम मॉडल होगा तो उसमें दूसरे में वो फिट कर सकते हैं। गाड़ी में कोई काट पीट नहीं होती है, कंपनी का सिस्टम है वो एज इट इज रहता है। उसको हटाने में 10 से 15 मिनट लगती है, अगर आप उसको खोल के हटा सकते हैं तो आपकी गाड़ी सेम एज इट इज रहेगी। तो जैसा आपने बताया, मैं इसमें नागेश जी मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा। हाँ नमस्कार सभी को, नमस्कार भैया। सर ने जो बताया महफूज खान साहब ने कि ये जो गाड़ी की इंटरनल वायरिंग और नट बोल्ट्स को नहीं ये छेड़ते हैं, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, महफूज जी जानते होंगे। मैं जरा इसको बोलना चाहूंगा कि मान लीजिए आपने कोई गाड़ी खरीदी और आपने उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, तो गाड़ी की यदि आपने मेन वायरिंग या ऐसी चीजों को यदि आपने बदलाव किया तो आपकी गाड़ी की वारंटी पर असर आता है। यदि मैं सही हूं तो जरा महफूज जी जरा इस पे विचार अपना रखिए, तब थोड़ा सा बच्चों को क्लियर हो जाएगा। इस पे थोड़ा सा अपनी बात अपने। जी सर, इसीलिए हमने गाड़ी की वायरिंग को डिस्टर्ब नहीं किया है और ना ही उसमें कोई वेल्डिंग करी है, ना उसमें सुराख निकाले हैं, क्योंकि कंपनी की वारंटी खत्म हो जाएगी। नहीं तो गाड़ी फिर आप कभी मान लीजिए कंपनी लेके जाएंगे तो आपको वो कहेंगे साहब आपने छेड़ दिया इसलिए ये प्रॉब्लम आ गई। इसीलिए हम उस चीज को नहीं छेड़ते हैं, वो एज इट इज ही रहता है। हमारा जो भी है वो सारा मैनुअल है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। जी बहुत बढ़िया सर। अब एक और अगला प्रश्न आता है आपसे ही संबंधित
कि जी सर। आप अपना पता या आपने कोई वेब आधारित साइट अपनी बना रखी हो तो कृपया उसका उल्लेख करें। सर वैसे मेरा यूट्यूब पे, फेसबुक पे मुजीब खान जयपुर अगर आप सर्च करेंगे, या हैंडीकैप्स कार के नाम से भी सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा। और वैसे मेरा जो एड्रेस है, मैं जयपुर राजस्थान, मालिव नगर, जयपुर न्यू आरटी ऑफिस के पास में ही मेरा घर है, और मेरा वर्कशॉप भी उसके पास ही है। MK मोटर्स के नाम से मेरा वर्कशॉप है, और यहाँ पे मेरे वर्कशॉप पे बाकी सारे काम होते हैं, बाकी ये काम एक MK मोटर्स। जी सर। जी, क्या महफूज जी मेरा एक सवाल है। आप इतना अच्छा कार्य वहाँ कर रहे हैं, तो क्या ये संभव है, क्योंकि जैसे आप यदि अपने साथ में, जैसे हम लोग यदि इस चीज का प्रयास करें कि आप एक डिसेबल्ड को इस चीज की ट्रेनिंग दे दें और वो फिर यहाँ पे आके तमाम अन्य लोगों में ये वाला काम ऐसा शुरू करे, तो आपका मतलब, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपनी बेसिक जो बिजनेस की जो लाइबिलिटीज हैं या फिर बिजनेस की जो मेन बातें होती है वो डिस्क्लोज ना करें, लेकिन यदि आप उनको अपने साथ में रख करके करते तो हम उस जो तरीका है वो ना डिस्क्लोज करके आप यदि थोड़ा सा ट्रेनिंग देंगे तो यहाँ पर यदि हम उस चीज को अपने यहाँ लगा कर पाए, तो श्री नारायण जी इसमें यदि आप यदि कुछ तरह से कुछ मदद ले पाए तो हम एक बार साल में एक बार किसी को ऐसे भेज करके बेसिक ट्रेनिंग जैसा कोई चीज। जी सर। हाँ सर प्रणाम। प्रणाम भैया, प्रणाम। मैं आप लोगों को मुजीब भाई के बारे में बतला दूं, ये तो इनका रोजी रोटी का सवाल है, लेकिन मेन इनका जो है यही नहीं है कि नहीं ये गाड़ी बनाते हैं तभी इनका जो है ये शौक के मारे भी बनाते हैं, और ये भी परिस्थिति देख के जो जैसा विकलांग साथी होते हैं वैसे जो ये करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि खर्चा बिना किसी की गाड़ी न बने, लेकिन इनका एक मानना है कि जो गाड़ी खरीदता है वो पैसे वाला है। श्रीनारायण भाई उसमें भी जो है आप जाते हैं तो कीजिए, लेकिन जिनकी जरूरत होती है, सबसे बड़ी बात ये अपने विकलांग साथियों की बहुत मदद करते हैं, बहुत अच्छे सोशल वर्कर भी हैं। आप खुद जो है चुनाव लड़े, जो है मतलब और भी कई अच्छे कारोबार करते हैं, और विकलांग रहने के बावजूद भी मुझे भाई में एक बहुत अच्छी खासियत है सर, कि आपको हम लोग जयपुर से बुलाए थे और मात्र मैं एक बार फोन किया और इनको सुनील भाई ने मुझे किया था, और वीरेंद्र भारती लखनऊ से, और ये शख्स उस समय आज से जो है हमें लगता है कि 7-8 साल पहले जो है, और मुझे विश्वास ये जो है मैं रात में बात कर रहा हूँ और सुबह ये चलेंगे, शाम तक इलाहाबाद पहुंच जाएंगे, और ये अपनी गाड़ी से स्वयं गाड़ी चला यहाँ से जो है लखनऊ गए, लखनऊ से 14 में आए थे। हाँ संतोष सर उन्हीं को सम्मानित किए थे, और मुझे मतलब बहुत ही अच्छे इंसान है, बड़े दिल से अच्छे हैं। इसमें ज्यादा लोग जानते हैं, रजिस्ट्रार सर जानते हैं, इनको सम्मानित किए थे, राठी जानती है। हमें लगता है कि कोई भी टेक्निकल इनसे कभी भी हम लोग जानकारी लेना चाहें, और यूपी का कोई भी लड़का हो, हमें लगता है कि इनको फोन करेगा और एक बार ये कह दे कि हम जो है यूपी से हैं और जानकारी लेना चाहते हैं, चाहे मदद करना चाहते हैं, तो हमें लगता है कि 24 घंटा मुझे भाई हम लोग के लिए खड़े। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं सर 24 घंटे तैयार हूँ, और जब भी भाई के पर्सन का मैं उत्तर दे दूं थोड़ा, तो जैसे वो चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए ट्रेनिंग देने वाली बात है तो सर मैं उसके लिए तैयार हूँ। अगर मान लीजिए कोई भी अगर वहां पे आपके यहाँ पे कोई इस चीज की ट्रेनिंग लेना चाहता है, लेकर के अगर कोई वहां पे काम करना चाहता है, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा एक काम, एक यूनिट वहां पे भी हो गई, तो मुझे जाना नहीं पड़े और वो वहां पे मेरा काम कर दे। मैं यहाँ से किट बना के तैयार भेज दूं, वो वहां पे अटैच कर दे। ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद भी ये चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर हर जगह में एक अकेला नहीं जा सकता। मैं भी ये चाहूंगा कि बड़े बड़े शहरों में कुछ लोग ऐसे हों जो इस चीज के लिए कोशिश करें, तो मैं उन सबको ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूँ। बहुत बढ़िया सर, प्रणाम। एक अच्छे पहल को आपने स्वीकारा। आपने इस बात को जो वर्णित किया था कि आप किट निर्मित कर देते हैं और किट को फिर मॉडिफाई करने के लिए विभिन्न डिजाइन के 4 व्हीलर में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसमें आप सहज भाव से उनको ट्रेनिंग भी दे देंगे। और हो सकता है अगर आप अपनी दृढ़ इच्छा जिससे आपने मॉडिफिकेशन को अपने जीवन में उतारा है उसको दिखाएं, तो कई सेंटर भी शायद आप विभिन्न राज्यों में सेटअप कर सकते हैं, जहां पे दिव्यांग जन ही अपनी सेवाएं दें। उनको प्रशिक्षित करके आप अपने सेंटर को यूपी में या उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में इत्यादि जहां जहां आपको सहज हो
नागेश भाई, जी सर। नागेश भाई जी हम लोग के बीच में जुड़े हुए हैं। अभी बिजली का जो सबसे बड़ा आंदोलन जो लोग किए और जो है मतलब मुख्यमंत्री को झुकना पड़ा और उस आंदोलन से जो है मानना पड़ा कि नहीं प्राइवेशन नहीं करेंगे, वो सुनील भाई जो सुनील पाल है, दोनों पैर से विकलांग साथी हैं, लखनऊ का ही वो नेतृत्व जो कर रहे थे, अपने मुजीब भाई का बनाया हुआ कार वो खुद इस्तेमाल करते हैं और आप लखनऊ में उनके कभी बैठ के आप आनंद लीजिए। सुनील भाई प्रणाम। मैं चाहूंगा कि एक नमस्कार देंगे और आप खुद दोनों पैर से एकदम से पूर्ण रूप से जो है मतलब विकलांग है, जैसे मुजीब भाई है और जैसे ये भी एकदम दोनों पैर से, और आप गाड़ी खुद बहुत तेज चलाते हैं। और अभी जब लखनऊ मीटिंग में मुख्यमंत्री जी के उसमें जो है गए थे, सुनील भाई कई मुझे कहानियां बतला रहे थे कि कैसे क्या क्या हुआ। तो ये अपना हम लोग का ग्रुप है, चैनल है, जब भी किसी विकलांग साथी को जो है चाहिए, हमें लगता है कि मुजीब भाई निश्चित रूप से हम लोग के लिए जो है पूर्ण रूप से जो प्राप्त होंगे। एक चीज मैं जरूर से मुजीब भाई से जानना चाहूंगा, जो मैं चर्चा पहले ही कर रहा था, नागेश भाई चर्चा कर रहे थे कि विकलांग साथी कोई जाता है तो लोग जो आईटीओ में बैठे हैं वो पहले ही कहते हैं कि अरे नहीं नहीं आप गाड़ी में चेंज कराए हैं तो जो है गाड़ी का ये नियम है कि चेंज किया हुआ जो है सामान यदि गाड़ी में आप कुछ भी चेंज कर देते हैं तो वो जो है उसका लाइसेंस नहीं बन सकता, आप उसका न रजिस्ट्रेशन होगा ना आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। आप यदि मुख बधिर हैं, चाहे आप पैर से विकलांग हैं तो नहीं बनेगा। ये समस्या हम लोग की तरफ आती है, आप इसको कैसे हल कराते हैं या करते हैं? क्योंकि आपके यहाँ तो पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं और वो भी स्पेशली दोनों पैर से जो विकलांग साथी है वही आपके यहाँ आते हैं गाड़ियां चेंज कराने के लिए। ये मैं जानना चाहता हूँ साथियों को आप कौन सा कागज देते हैं और उनको जो है क्या आप आईटीओ वालों से खुद बात करते हैं या आपके पास भी लेटर जाता होगा कि आप गाड़ी कैसे चेंज कर दिए, तो उस समय क्या होता है थोड़ा सा आप यदि बतला दें। यार मैं एक चीज चाहूंगा मुझे भाई आपसे रिक्वेस्ट है, सुनील भाई कुछ बोल रहे हैं, इनकी बात हम लोग जो है थोड़ा सुन ले तब फिर से आपसे सुनील भाई। जी सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और आज हालांकि श्री नारायण भाई ने हमें डांट दिया कि आप शामिल नहीं होते मीटिंग में और एक दो बार बीच में शामिल हुए, लेकिन तब तक बीच में कुछ ऐसे आंदोलन और ऐसे सब कार्यक्रम चल रहे थे जिनकी वजह से बड़ा शेड्यूल बिजी रहता था। लेकिन आज बहुत दिनों से इच्छा थी तो आज सबसे रूबरू होने का मौका मिला और बड़ा बढ़िया लगा कि सभी लोगों से कई चेहरे तो देखे हुए हैं। अविनाश चंद मिश्रा साहब का और श्रीनारायण भाई और मुजीब भाई तो हैं ही हैं और कई लोग दीदी भी हैं जिनको तो खैर काफी अच्छे से जानते हैं। और मुजीब भाई से जब हमने गाड़ी बनवाई थी तो इनके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम था, क्योंकि उस समय कुछ हमारी समझ से हमने काफी प्रयत्न किया कि कोई आदमी ऐसा मिल जाए जो हमें बता सके कि हम 4 व्हीलर में अपना कैसे अटैच करवा सकते हैं। मारुति में भी संपर्क किया और तमाम बड़ी कंपनियों में संपर्क किया, लेकिन कहीं भी मालूम नहीं चल पाया। तो ऐसे ही चूंकि हम कंप्यूटर काफी ज्यादा यूज करते हैं शुरू से, तो कंप्यूटर पर गूगल में ही सर्च कर रहे थे तरह तरह के कीवर्ड्स डाल के, तो उसी में दिखा कि एक जयपुर का कोई आदमी है जो बनाता है। खैर उसका फिर नंबर सर्च किया तो उसमें नंबर भी मिल गया। फिर हमने इनको मुजीब भाई को फोन किया, फोन पर हमारी इनकी बात हुई और जो इन्होंने कहा कि हाँ भाई गाड़ी पर पूरा बन जाएगा, तो पूरा इनके ऊपर भरोसा करके खैर यहाँ से गाड़ी ली, गाड़ी खरीद के हम जयपुर पहुंच गए। तो इनके साथ उसके बाद में इतना बढ़िया इंटरेक्शन हो गया कि एक तो इन्होंने अपने यहाँ रुकने की भी व्यवस्था करवा दी और कभी कभी खाना भी अपने यहाँ से खिला देते थे। तो ऐसा कोई क्लाइंट और इस तरीके का रिश्ता नहीं रहा और काफी बढ़िया हम लोगों की मतलब फ्रेंडशिप हो गई। और उसी के कारण फिर श्री नारायण भाई जी को भी हमने बताया कि भाई ऐसी ऐसी चीज है और ये सब चीजें असंभव लगती हैं, क्योंकि हैंडीकैप्ड्स के लिए मेन चीज है कि अगर ऐसी चीजें कोई इजाद कर दे तो हमारी समझ से वो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। जिसने व्हील चेयर बनाई होगी, जिसने भी ट्राईसाइकिल बनाई होगी, तो वाकई में एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन एक कार जब हमने मुझे भाई से बनवाई, अब तो खैर काफी साल हो गए हैं, और जब हम उसे मतलब सड़क पर दौड़ाते थे तब तो कोई नहीं जान पाता था, लेकिन जब उतरते थे कार से तो लोग देखते थे आश्चर्यचकित होकर के कि यार ये कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो वाकई में मुझे भाई की ही देन थी। और अब तो शायद इन्होंने नए नए सिस्टम इजाद कर लिए हैं। हालांकि अब लग नहीं रहा कि अगली गाड़ी हम खरीदें और नया सिस्टम लगवाएं, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि अगर कभी खरीद पाए तो मुझे भाई से वो नया वाला सिस्टम भी जरूर लगवाएंगे।
और सर इनका पूरा सहयोग रहता है। अब तो खैर मान लिया कोई बात ही नहीं है, लेकिन जब नए मिले थे तब भी ये काफी फ्रेंडली और काफी चीजों को समझने वाले, सारी मदद करने वाले हैं कि जब आप नहीं बुलाया था तो जयपुर से मतलब भागे चले आए। वो भी एक विश्वास का रिश्ता होता है कि हम पता नहीं जा रहे हैं जहां पर, वहां पर क्या व्यवस्था होगी, छोटा प्रोग्राम है, बड़ा प्रोग्राम है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो खैर मुझे भाई आप आगे बढ़ते रहिए और श्रीनारायण भाई हमारे पूरे इंडिया लेवल में फेमस हो, और सभी जितने उनसे साथी जुड़े हैं वो सब भी फेमस हो, सभी को उसका लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो सर मैं साहब के सवाल का जवाब देना चाहूंगा। आपने सही फरमाया कि आपको आरटीओ में लाइसेंस के लिए मना कर दिया जाएगा, आपने कैसे बना दिया है, क्या हो गया, ये बातें बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। ऐसा मैं अपने बारे में एक वाकया था उसका थोड़ा बताऊंगा, मैंने खुद अपना वाकये के बारे में। यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोगों को, जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं उनको भी इसके जानकारी नहीं है कि हैंडीकैप का लाइसेंस भी बनता है क्या। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, उनको इस बारे में नॉलेज नहीं है कि हैंडीकैप का कोई ड्राइविंग लाइसेंस भी बनता है। जैसे मैं कलकत्ता जा रहा था यहाँ से गाड़ी बनाने के लिए अपनी गाड़ी से, तो लखनऊ की बात बता रहा हूँ मैं आपको। लखनऊ के अंदर ही मुझे टोल प्लाजा से थोड़ा पहले वहां पे किसी कारण से कोई चेकिंग चल रही थी, तो मुझे भी रोका गया। तो रोक करके बोले आप जैसे गाड़ी चेक करने के लिए, तो बोले आप ड्राइविंग कर रहे हैं? हाँ सर मैं कर रहा हूँ। तो बोले आपका लाइसेंस? मैंने सब लाइसेंस दिखाया मैंने। बोले आपका लाइसेंस किसने बना दिया? सर लाइसेंस किसने बनाया देख लो आप, जयपुर में जो अथॉरिटी है आरटीओ जिसने बनाया। नहीं आपका लाइसेंस तो बनना ही नहीं चाहिए, आपका लाइसेंस किसने बना दिया? मैंने कहा आपको नॉलेज नहीं है सर इसके बारे में? कि नहीं हमारे को नॉलेज नहीं। बोले बनता ही नहीं ना, ऐसे नॉलेज की क्या आवश्यकता है इसमें? मैंने कहा सर ऐसा है, पहले आप इसके बारे में नॉलेज लीजिए और लाइसेंस बनता है। मैंने उनको फिर सारा एक्सप्लेन किया है कि इस तरह से बनता है, ऐसे ऐसे बनता है, और ये लाइसेंस अलग होता है और ये लाइसेंस अलग होता है। जिस गाड़ी के अंदर सिस्टम लगा हुआ होता है उसी गाड़ी के अंदर आप ड्राइविंग कर सकते हैं, अदर गाड़ी में नहीं कर सकते। ENV कैरीज जो लाइसेंस बनता है वो हैंडीकैप्स का ही होता है। तो मैंने कहा ऑल इंडिया में, मैंने कहा आप नेट पर सर्च करके देख लीजिएगा, और ये लाइसेंस कोई ऐसे कोई है नहीं कि फर्जी लाइसेंस है, और ये लाइसेंस जो अथॉरिटी से बना हुआ है, जयपुर आरटीओ ने बना के दिया है। तो मैंने कहा आप ये देख लीजिए। तो उसने फिर सारी डिटेल्स मेरे से बात करने के बाद में फिर लास्ट में उसने कहा कि मुझे ये जानकारी आपके थ्रू ही मिली, नहीं मुझे अभी तक इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, मुझे भी इसका आज मालूम पड़ा है कि इस तरह से भी लाइसेंस बनाए जाते हैं। दूसरा आरटीओ के आरसी के बारे में बताना चाहूंगा कि कस्टमर जब जाता है कि साहब आरटीओ ये आरसी में मेंशन करना है, ये करना है, तो 90% आरटीओ के जो दलाल वगैरह उनको भी मालूम नहीं है। यहाँ तक कि मैं कहूंगा कि 50% आरटीओ को भी पता नहीं है कि हैंडीकैप्स कार में भी कोई आरसी बनती है जिसमें कोई चेंजेज होता है। तो जब वो फिर मेरे से बात करवाते हैं, फिर मैं उनको सारी डिटेल्स बताऊं, उसके बाद में फिर वो लोग बनाते हैं उसको, फिर तैयार होते हैं। काफी लोग तो इस कारण बनवा ही नहीं पाते हैं क्योंकि उनका आरटीओ को मालूम नहीं, वो मना ही कर देते हैं कि नहीं साहब हम नहीं बना पाएंगे। उस कस्टमर को परेशान होते हैं, फिर वो मेरे पास आएंगे, फिर मैं उनको जयपुर से गाड़ी दिलवाता हूँ, यहाँ पे टीआरसी बनवा करके फिर उसको आरटीओ से सारी छूट वगैरह दिलवा के फिर वो गाड़ी लेके जाते हैं, फिर वहाँ अपने आरटीओ में जाके उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। ये आप जो बताइए आपने बात, वो बिल्कुल फैक्ट है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। एक चीज हम पूछना चाहते हैं, पिछली बार राजेंद्र जी आए थे हमारे प्रोग्राम में, तो उन्होंने बताया था कि ये अडेप्टेड गाड़ी हमें डिक्लेयर करानी पड़ती है। ओके ओके बिल्कुल सही। बाद फिर हम लाइसेंस बनवा, ठीक है ना? बिल्कुल मैम। तो ये आप जो चलाते हैं ये अडेप्टेड गाड़ी की श्रेणी में आता है या ये डिफरेंट होता है? बिल्कुल मैम, वो अडेप्टेड कार ही होती है, इसी को अडेप्टेड कार बोलते हैं। जिस गाड़ी के अंदर अल्ट्रेशन किया हुआ होता है उसी को अडेप्टेड कार बोली जाती है। हाँ, तो ये प्रोविजन तो यूपी में भी है, आई मीन सभी जगह है कि अगर आप डिक्लेयर करा लेते हैं तो आपको हर फैसिलिटी मिल जाएगी, चाहे वो कंसेशन की हो, चाहे वो टोल प्लाजा ना, टोल टैक्स ना देने की हो। ये सभी फैसिलिटी अडेप्टेड गाड़ी में हमें मिलती है क्योंकि वो नोटिफाइड होता है हमारे में भी, आरसी में भी। बिल्कुल मैम सही कहा। आई थिंक यही चीज होगी जो आप
जो आप करवाते हैं उसमें यही प्रावधान होगा, मुझे ये लगता है। क्या ऐसा ही है या कुछ और डिफरेंट होता है? मैम आपने बिल्कुल सही फरमाया, यही है उसमें, और ये नियम ऑल इंडिया में है लागू, और ये अडप्टेड कार जो है हम बनाते हैं उसी को अडप्टेड कार ही बोला जाता है। ये अडप्टेड कार ही है, उसी श्रेणी में आती है ये, इसको अडप्टेड कार में ही अपन कह सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं भी इस संदर्भ में थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। हाँ बताएं। एक दो इंफॉर्मेशन जो सर ने बताई है उसमें थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूंगा। करेक्शन ये है कि सर ने एक तो कहा कि जैसे 8 लाख तक की गाड़ी खरीद सकते हैं, तो उसमें 2-3 कंडीशन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी जो गाड़ी है उसकी लेंथ 4000 mm से ज्यादा ना हो। अगर आप पेट्रोल गाड़ी खरीद रहे हैं तो आप 1200 सीसी से अधिक ना हो। अगर आप डीजल लेते हैं तो आप 1500 सीसी से अधिक ना हो। ये उसके लिए टर्म एंड कंडीशन है। अमाउंट का ऐसा कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। सर जो छूट मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग जो मैं बताना चाहूंगा, मुझे जहां तक जानकारी है, ये जो छूट मिलती है रोड टैक्स जो माफ होता है जी सर, वो रोड टैक्स 8 लाख की कॉस्टिंग तक ही कार में होता है, उससे ऊपर की कार में नहीं होता। जो मैं जानकारी मेरे आपने यहाँ जयपुर राजस्थान की जो मैं बात बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। अगर ये अभी बाद में अगर कोई नियम आया हो नया तो उसके बारे में मुझे अभी जानकारी। हाँ जी सर, दिल्ली में मैंने अभी प्रोसेस किया गाड़ी के लिए। नेक्स्ट वीक मेरी गाड़ी आ भी जाएगी, रजिस्टर्ड हो गई है एडप्टिव व्हीकल में। तो मैंने अभी जो प्रोसेस की डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज से, तो उसके बारे में मैं लेटेस्ट जानकारी आपको दे रहा था सर। ठीक है, तो अच्छी बात है सर, मुझे जानकारी आपसे मिली, इसीलिए मुझे भी आपका धन्यवाद। इसके बारे में मुझे अभी वैसे जानकारी। बहुत बधाई, बहुत बधाई भागचंद भाई, हम लोग आने वाले हैं दिल्ली बहुत जल्दी है। जी सर, आइए तो अवश्य आपको सबको घुमाएंगे सर अपनी गाड़ी में। ओके। मुझे भाई, लेकिन आप अपनी एक सवाल है मेरा, मैं गुरमीत बोल रहा हूँ दिल्ली से। गुरमीत भाई नमस्ते, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ श्रीनिवास भाई। श्रीनिवास जी क्या हाल चाल है आपके? जी एक सवाल मेरा हाँ, मेरा सवाल ये था कि ये जो रेट्रोफिटिंग सिस्टम है, ये क्या कोई दिव्यांग अगर कोई कमर्शियल व्हीकल ओला उबर लगा के कमाना चाहे तो क्या ये सिस्टम उनको लगा के दिया जा सकता है, या कोई अगर इंटरेस्टेड हो ओला उबर जैसे कमर्शियल व्हीकल को लेके अपनी कमाई का साधन बनाने के लिए, तो क्या ये रेट्रोफिटिंग सिस्टम उसमें लग सकता है? अप्रूवल है उसका सरकार से? धन्यवाद जी। मैं लेटेस्ट जानकारी बताना चाहूंगा इस संदर्भ में। अभी एक प्रपोजल डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने पास किया है और इस पर अभी चर्चा चल रही है कि वो जल्दी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कि अभी जो पर्सनल वाहन के अलावा भी जो कमर्शियल वाहन है उसमें भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए प्रोविजन वो कर रहे हैं। होप 1-2 महीने में ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो आप अवश्य इस चीज का आप लाभ उठा सकते हैं। मतलब अभी ये प्रस्तावित है? हाँ, प्रस्तावित है जी, अभी पॉसिबल नहीं है जी। तो ये दिल्ली के लिए है या थ्रू आउट द इंडिया के लिए है? हाँ जी, ये ऑल ओवर इंडिया के लिए है, जो भी नियम लागू होते हैं, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट ही नेशनल लेवल पर काम करता है। तो अभी जो भी स्टेक होल्डर है उनसे उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन या उनकी सलाह मांगी है। होप ये 1-2 महीने में ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये बहुत बहुत शुक्रिया। मुजीब भाई एक जानकारी मैं ये चाह रहा था आपसे कि जो आप गाड़ियां बनाते हैं फिर से उनको भेजते हैं लाइसेंस बनवाने के लिए या रोड टैक्स जो उसमें छूट मिलता है, तो मान लीजिए जो साथी दिया वो ड्राइविंग नहीं करना चाहता है, तो क्या उसके गाड़ी में परिवर्तन किए या उसको जो है रोड टैक्स क्या सुविधा मिलेगी, छूट में मिलेगी कि नहीं, टोल टैक्स में छूट मिलेगा कि नहीं? यदि वो ड्राइवर रखता है तो उसके जो है क्या ये सब सुविधाएं जो अन्य छूट में लाभ नहीं मिलेगा? नहीं सर, वो सारी छूटें मिलेगी उसको, वो अपने नाम से गाड़ी लेता है खुद के नाम से, और जब परचेज करते हैं तो वो सिस्टम लगाने से पहले ये छूटें सारी मिल जाती है। लेकिन जो ऑथराइज पर्सन होना चाहिए जो सिस्टम जो लगाएगा, अडॉप्टेड जो किट जो लगाएगा, तो अडॉप्टेड कार जब भी होगी जब वो किट लगेगा,
वो फिर लगाने के बाद में फिर आरटीओ जाता है, आरटीओ के बाद फिर उसका रजिस्ट्रेशन होता है, आरसी जब बनती है बात, आरटीओ जब भी होता है। पहले उसको छूट रोड टैक्स जमा नहीं होता है उसका, वो जीरो बैलेंस पे जाता है और उसको वो अडोप्टेड कार ही में डेवलप करता है, वो आरटीओ उसको आरसी मेंशन करता है कि एएनबी कैरीज के अंदर जिसको अडोप्ट मेंशन किया जाता है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि इसमें अलग से आप ड्राइविंग रखो या ड्राइवर नहीं रख सकते, ड्राइवर भी रख सकते हैं, आप भी चला सकते हैं, आपके लिए कोई उसमें दोनों ऑप्शन रहते हैं उसके अंदर। मतलब मेरे पूछने का ये मतलब कि सभी विकलांग इसको ले सकते हैं, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। यदि किसी को लेने में बहुत दिक्कत हो तो या तो फिर से जो है और जो साथी हैं उन लोग से संपर्क करें, उनको जो है आसानी से जो है मिल जाएगा। यस सर। श्रीनाथ जी, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा अभी कि पहले ये जो हैवी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है उसने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन किया था, अब उसको थोड़ा इजी कर दिया है। तो उसमें एक नारा दिया गया है, ईज ऑफ मोबिलिटी की बात की गई है। तो सिर्फ ये जो हमारा यूडीआईडी कार्ड है उस कार्ड के आधार पर ही जब हम प्रपोजल भेजते हैं तो उसी के आधार पर पास कर देते हैं। पहले क्या होता था कि आप एक बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हुई है, फिर मेडिकल बोर्ड आपको सर्टिफाई करेगा कि आप ऑथोराइज है चलाने के लिए या चला सकते हैं या नहीं। अब ये सिस्टम खत्म कर दिया है, आपके पास सिर्फ यूडीआईडी कार्ड हो और साइट पर जाके फॉर्म डाउनलोड करिए और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। विदिन यानी 4 सप्ताह का समय दिया गया है और 4 सप्ताह के अंदर आपको जीएसटी कंसेशन सर्टिफिकेट आपको प्राप्त हो जाएगा। ये नया प्रोविजन है। यस सर, हेलो, सही कहा सर। अभिनंदन भाई, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। लेकिन उसके राजेंद्र भाई तो बतला रहे थे, तो जो है बतला रहे थे कि 1 महीने के अंदर जो है मंत्रालय भेजेंगे, वहां से जो है फिर से जो है आएगा, तब जाके आप जो है भेजेंगे कंपनी, वहां से फिर से जो हुआ कहेगा। लगभग मिला जुला के 5 से 6 महीना वो भी जो है कार का पूरा जो है प्रक्रिया पूरा किए थे। और आप जो है क्या भाषण भाई उस तरीके से लिए हैं या? ऐसा है श्रीनारायण जी, मैं उसी तरीके से लिया हूँ। राजन जी 1 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूं। और ये बामुश्किल मुझे तो विदिन 20 डेज ये सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया था, जीएसटी कंसेशन। और मैं भी गाड़ी परचेज कर लेता, लेकिन हमारे रिवाज के अनुसार भी अधिमांश चल रहा था, इस वजह से मैंने गाड़ी नहीं ली। तो अब ये मान लीजिए कि 30 से 40 दिन में अगर जो व्यक्ति सोच ली कि मुझे गाड़ी लेनी है तो विदिन 40 डेज वो गाड़ी अपने घर पर रख सकता है। ये नए प्रोविजन के अनुसार है। यस सर। और क्या जो आपके अनुसार जो है उसकी कोई सीमा नहीं है, आप जितनी महंगी ले लें कोई उसमें? हाँ, वो लेंथ की बात है ना कि 4000 mm से लेंथ ज्यादा ना हो, और जो पेट्रोल गाड़ी अब अगर आप खरीद रहे हैं तो 1200 सीसी से ज्यादा ना हो, और डीजल लेते हैं तो वो 1500 सीसी से अधिक ना हो। ये 3 कंडीशन उसके लिए है। हेलो, हाँ राजेंद्र भाई कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ जी। कि एक तो बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए खान साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उन्होंने जो है काफी अच्छी जानकारी दी। और पहले जो खान साहब सही कह रहे हैं कि इनवैलिड कैरियर्स नाम का एक ड्राइविंग लाइसेंस बनता था, लेकिन अब नया जो मोटर व्हीकल एक्ट आया है उसको इंटरनेशनल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग भारत में चेंज करते हुए इनवैलिड कैरियर शब्द को हटाते हुए वहां पे एडेप्टेड शब्द जोड़ा गया है। और मैंने आपको सेक्शन 2 वहां पर बताया था, और वो वाला जो है अमेंडमेंट मैंने ग्रुप में भी भेजा था। तो अब वो इनवैलिड कैरियर वर्ड हट गया है और उसके स्थान पर एडेप्टेड व्हीकल आ गया है। किसी साथी ने ये पूछा कि कोई एडेप्टेड व्हीकल खरीद ले, क्या ड्राइवर चला सकता है? मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जब टोल टैक्स पे आप जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो आपकी आरसी देखी जाती है कि आपका व्हीकल का टाइप क्या है। तो जैसे ही आपकी आरसी पे ये लिखा होगा कि एडेप्टेड व्हीकल, वो उसके कंप्यूटर में सीरियल नंबर 3 पे आ जाएगा और जो भी कंसेशन है आपको मिल जाएंगे। फिर एक भाई ने बोला कि भाई जो है यूआईडी वाला मामला, मैं सबकी एक नोटिस में लाना चाहता हूं कि एक अमेंडमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री ने निकाला हुआ है कि पहले जो डॉक्टर के पास जाने वाली जो बात बोल रहे थे अब वो हट चुकी है। यूआईडी की कोई जरूरत ही उसमें नहीं है। उसमें लिखा है मेडिकल बोर्ड या स्टेट के द्वारा जारी किया गया हैंडीकैप सर्टिफिकेट उसके पास हो तो वो जीएसटी वाली सुविधा को लेने के लिए एलिजिबल है। उसमें यूआईडी का कोई इसमें अब मसला रहा नहीं है, क्योंकि यूआईडी अभी भारत के सभी विकलांगों के पास में नहीं है और ये कैंपेन अभी इतना राष्ट्रीय स्तर पर अभी फैला नहीं है कि सबके पास में यूआईडी आ जाए।
तो इसका मतलब यूआईडी वाला मामला लगाएंगे तो कोई भी मैक्सिमम जो हमारे साथी हैं उसको लाभ नहीं ले पाएंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने एक अमेंडमेंट निकाल के उसको हटा दिया है। आईटीआर का मसला था उसको भी हटा दिया है, उसके कारण लोग जो है गाड़ी ले नहीं पा रहे थे। तो इस प्रेजेंटेशन के दौरान मैंने देखा कि खान साहब ने भी बहुत सारी चीजें बताई और हमारे साथियों ने भी बहुत सारे प्रश्न पूछे। मैक्सिमम प्रश्न ड्राइविंग लाइसेंस को से संबंधित समस्या थी उसको लेकर के आ रहे थे। तो ट्रेनर भाई से अनुरोध रहेगा कि जो है इस समस्या को दृष्टिगत रखते हुए एडेप्टेड व्हीकल के लिए एडेप्टेड लाइसेंस कैसे बनाया जाए उसकी एक ऑनलाइन प्रोसेस का डेमो दे करके हमारे साथियों की समस्या का समाधान हमको करना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है। ओवर टू यू। इसमें मैं एक बात कहूंगा राजेंद्र जी, जैसे इन्होंने ये बात कही ना भागचंद जी ने, तो भागचंद जी ने बताया कि यूडीआईडी यदि आपके पास हो तो आपको मेडिकल बोर्ड इत्यादि में बैठना नहीं पड़ेगा। आपने भी वही बात कही, आपने भी वही बात कही है कि भाई उन्होंने ये दरअसल मेडिकल बोर्ड ने अपनी सहूलियत के लिए किया है कि यदि आपके पास यूडीआईडी कार्ड है इसका मतलब आप सारी प्रोसेस से गुजर चुके हैं, तो हमें अब आपको दोबारा से मेडिकल बोर्ड के सामने प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है दिव्यांगजन को। ये एक बात उसके अंदर आती है। यदि किसी के पास यूडीआईडी कार्ड नहीं है जी 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 सब सही कह रहे हैं, तो उसको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो यूडीआईडी कार्ड एक एडेड एडवांटेज यदि है, वो जो आपकी बात मैंडेटरी नहीं है, ये यदि किसी के पास है तो वो उसकी मदद करता है उसे दोबारा। यूआईडी जो कार्ड है, जैसे राजेंद्र बोल रहा है ना, दैट इज इक्विवेलेंट टू handicap certificate, whether the certificate design are issued by the state government or central government. जब तक नहीं बनता है यूआईडी, you can avail all the facility on the basis of your handicap certificate. वो वही लाइन, यही बात तो कही थी भागचंद जी ने भी। भागचंद जी ने ये कहा है कि यदि आपके पास यूडीआईडी है तो आप उसका उपभोग करके अपनी उस प्रोसेस को कम कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए जिसका यूडीआईडी नहीं बना है, वो इक्विवेलेंट टू दिव्यांगता है, तो वो अपने काम को थोड़ा बचा देगा, बस यही है। तो दोनों लोग अपनी अपनी जगह ठीक है। सर यूडीआईडी का मतलब मास्टर चाबी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो सब जगह काम करेगा भैया। मास्टर इसलिए बनाने में नहीं होती है, नहीं के पास में होती है। चलिए राजेंद्र जी, जो मुजीब भाई हैं, रियल में हिंदुस्तान का पहला ऐसा शख्स है कि जिसने जो है दोनों पैर से जो विकलांग साथी है उनको जो है 4 व्हीलर गाड़ी चलने लायक बनाया और आज भी बनाते हैं। मुजीब भाई भी जैसे डॉक्टरों का मुंह मांगी कीमत लेते हैं, वैसे ही कभी गाड़ी देख के कीमत लेते हैं और अपने खुद 40 लाख की गाड़ी से चलते हैं। कभी आप देखेंगे मुजीब भाई को, आपको लगेगा कि देख के जो है अपना एक विकलांग साथी है और कितने शान और शौकत से और सभी सामाजिक कार्यों में बड़े अच्छे से दिल से जो है भागीदारी करते हैं। दीदी एक चीज महफूज भाई हमें और पूछनी थी। जी राजेंद्र ने जो बताया कि अगर हमें गाड़ी कोई तो हमें कम से कम 4-5-6 महीने से पहले प्लान करना होगा, क्योंकि गाड़ी खरीदते वक्त ही उसको अडेप्टेड का दे के सर्टिफिकेट प्रोसीजर करना, तभी हमें वो कंसेशन और बेनिफिट्स मिल पाएंगे। तो मतलब परचेज करने के बाद हम सब्सिक्वेंटली उसमें अडेप्टेड बना के हम कोई बेनिफिट नहीं ले सकते। तो क्या कहना है इस? जी मैम, मैं कहना चाहूंगा। हेलो जी बोले मुझे भाई। हाँ, तो सर मैं कहना चाहूंगा मैम से कि अपन गाड़ी खरीदने से पहले इसमें कोई किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। सबसे मेन चीज इसमें जो है ड्राइविंग लाइसेंस प्लस आपका हैंडीकैप सर्टिफिकेट, वो कंपलसरी है। अगर आपके पास वो दोनों चीज हैं तो आप शोरूम जाएं, शोरूम जाकर के आप अपनी गाड़ी बुक करवाएं। बुक करवाने के बाद में वो आपको गाड़ी का सारा प्रोसेस बताएगा, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट देगा। आपकी गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस की उसमें कॉपी लगेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको इंश्योरेंस पे रिबीट मिल जाएगी।
दूसरा, आपको रोड टैक्स जो है वो गाड़ी में, जब आप वहां से, आपका 28 दिन की आरसी बनती है टेम्परेरी, आप 28 दिन के अंदर उस गाड़ी को कहीं भी ले जा करके अपने सुविधा के अनुसार उसमें अडोप्टेड किट लगवा सकते हैं। उसके बाद में आरटीओ ले जा करके आप उसमें आरटीओ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बट वो बीच में जो ब्रीदिंग पीरियड मिलता है, हमें बीच में ब्रीदिंग पीरियड मिलता है, उसमें अडेप्टेड करा सकते हैं। हाँ, एडेप्टेड करवाने के बाद में फिर आप आरटीओ ले जाएं, उसमें वो आरटीओ देखेगा उस गाड़ी को कि हाँ इसमें किट लगा हुआ है, तो वो आरसी में आपका एडेप्टेड कार या ईएनवी कैरिज दोनों में से जो भी वो ठीक समझेगा वो उसमें मेंशन कर देगा। और एक प्रश्न था, अगर कोई पहले ले लिया हो, अभी किसी का मैं चैट बॉक्स में देख रहा था, किसी ने मान लीजिए डिसेबल्ड व्यक्ति है, गाड़ी खरीद ली है और उसकी गाड़ी की आरसी भी उसके नाम से बनी है, लेकिन ना वो कार इनवैलिड रजिस्टर्ड है, ना उसके पास डीएल है इनवैलिड का, तो उस केस में क्या होगा? सर वो तो रोड टैक्स उन्होंने जमा करा चुके हैं, वो वापस रिफंड नहीं हो पाएगा सर। अगर उसमें रिफंड के लिए आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, एक बार टैक्स पूरा जा चुका है सर गवर्नमेंट में, अब उसको वापसी रिफंड करने। जी सर बोलिए। वो टैक्स ना ले, सिर्फ वो अपनी गाड़ी को इनवैलिड कैरिज में एडप्टिव व्हीकल में रजिस्टर्ड कराए, री रजिस्ट्रेशन आरसी इशू कराए, तो क्या प्रोसेस है? बिल्कुल सर, बिल्कुल संभव है, वो इजीली हो जाएगा, उसमें कोई नहीं है। आप अपना सर्टिफिकेट लेके जाएं और ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाएं और गाड़ी में किट लगवाएं और ले जाके आरटीओ में बताएं कि मुझको इसको आरसी में मेंशन करना है, तो आपकी दूसरी आरसी बनाएगा, ये अडॉप्टेड कार की आरसी बन जाएगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं। उसमें जो फाइनेंशियल बेनिफिट है वो नहीं मिलेंगे, लेकिन जो एडेप्टिव व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा, ये प्रोविजन है। बिल्कुल सर, हो जाएगा। मुझे भाई अभी आप कह रहे थे कि गाड़ी लेने जाएंगे तो ड्राइवर लाइसेंस और वो जो है करके जो है तब जाके गाड़ी लेंगे, तो जब हम कुछ है नहीं, दोनों पर है नहीं, पहले बनाए गए नहीं, तो कहाँ से गाड़ी लाइसेंस लेके जाएंगे? सर ऐसा है सर, उसमें ये है कि आप जब गाड़ी लेने के लिए, जब सुविधाएं आप लेने के लिए जा रहे हैं, तो आपको ड्राइविंग पहले सीखना पड़ेगा, तभी तो आपका लाइसेंस बनेगा। क्यों? आप एडेप्टेड कार एक दिन में तो आप चला नहीं सकते, तो आपको आरटीओ उसी कंडीशन पे देगा कि आपको, कि आप ड्राइविंग करते हैं कि नहीं करते हैं। आपको गाड़ी चलाना आती भी नहीं कि आप अपने नाम से लेकर के कोई दूसरा तो नहीं यूज कर रहा है, उसका कारण ये होता है गवर्नमेंट का जो सोच है। महफूज भाई, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा करेक्शन करना चाहता हूँ कि एक आदमी है मेरे जैसा, वो पहले गाड़ी चलाना नहीं जानता, लेकिन वो अगर इस गाड़ी को चलाना सीखना चाहता है तो उसके लिए अडॉप्टेड व्हीकल होना चाहिए उसके पास। अगर उसके पास नहीं है तो ऐसी कोई व्यवस्था है क्या कि कोई उनको पहले ट्रेंड कर दे, फिर उसके बाद वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दे, ऐसा कुछ है? सर वो जो 28 दिन का पीरियड जो अपने को मिलता है, वो इसी चीज का मिलता है कि 28 दिन के अंदर आप गाड़ी को ले जा करके आप ड्राइविंग कर सकते हैं, उसको अडेप्टेड करवाने के बाद में फिर आप आरटीओ में आरसी 28 दिन बाद में जाकर करके अपना मेंशन कर सकते हैं। तो अमूमन एक नॉर्मल सी चीज में ये ट्रेनिंग जो होती है वो आदमी कितने दिन में ट्रेंड हो जाता है? 28 दिन तो हमें मिलते हैं, तो वो सीखने का वो तो सर सीखने का प्रोसेसर, मैं जहां तक सर अब तक मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग बताऊंगा आपको, और जो मैं प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ, 1 वीक से ज्यादा टाइम नहीं लगता है हाथ से सिस्टम लगाने के बाद में चलाने के, ड्राइविंग के लिए 1 वीक से ज्यादा नहीं लगता है, मैं जहां तक समझता हूँ। और अब तक मेरे जो एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ, अब तक मैं करीब 700 के लगभग गाड़ी बना चुका हूँ, जिसमें मुझे कुछ कस्टमर तो ऐसे हैं कि मैं उनको 2 दिन में ड्राइविंग सिखा दी मैंने। 2 दिन ओनली, 2 दिन के अंदर वो अपनी कार यहाँ से ड्राइविंग करके और फिर अपनी जगह पे लेके खुद जाते हैं। हेलो सर। तो 1 मिनट होल्ड कीजिए। हाँ जी नमस्ते, 1 मिनट होल्ड कीजिए, जवाब दे रहे हैं, 1 मिनट जवाब। मैं बोल लें दो उनको जी। तो मैं यही कहूंगा कि कार आप ड्राइविंग के लिए, जैसे ड्राइविंग सीखने के, इसमें ज्यादा टाइम की आवश्यकता नहीं है, इसमें आपको मिनिमम, मैं जहां तक मानता हूँ 15 दिन के अंदर अच्छी फर्स्ट क्लास ड्राइविंग कर सकते हैं आप। एक सवाल अंत में और पूछना चाहूंगा कि यदि कोई इंसान उसके पास इस तरीके का कुछ फैसिलिटी नहीं है, तो क्या आपके पास जयपुर में आके पहले वो सीख ले और फिर जाके कार खरीद ले अपनी स्टेट में, ऐसा आप करवा सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, मैं करवा सकता हूँ, मेरी खुद की कार है, मैं खुद को उसको ड्राइविंग सिखाऊंगा, उसको कॉन्फिडेंस पूरा मैं दिलवाऊंगा कि हाँ आप कार चला सकते हैं,
और जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो तो भी आप कार खरीदें। मैं यहाँ तक कि कस्टमर को ये भी बोलता हूँ कि वो मेरे से पहले ये सवाल करते हैं कि साहब आप हमने गाड़ी लगा दी, आपने सिस्टम लगा दिया और हम नहीं चला पाए तो मैं उस कस्टमर से ये पूरी उससे गारंटी देता हूँ कि अगर आप नहीं चला पाते हैं तो आपकी कार की कॉस्टिंग मैं आपको पूरी दूंगा, आप मुझे कार दे जाना, आपके कार के पूरे पैसे मेरे से ले लेना। क्यों? कि मुझे मालूम है, ये इस चीज का मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे पता है इस चीज का कि आप 100% चला पाएंगे, इसलिए मुझे उसकी आवश्यकता नहीं। सर एक बात मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा इसमें कि जब हम कार खरीदने जाते हैं तो एक बात ये इंश्योर कर लें कि आप जिस एजेंसी के पास जाएं उससे ये पूछें कि आपके पास एडिटिव व्हीकल बेचने का ट्रेडिंग लाइसेंस है या नहीं। जिसके पास ये ट्रेडिंग लाइसेंस होगा गाड़ी उसी से आप परचेज कर सकते हैं, सारी एजेंसी से नहीं। तो ये एक बात जरूर, ये इस बात को इंश्योर करना जरूरी है। सर ये तो मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग तो मैं ये बताना चाहूंगा कि करीब करीब सभी कंपनियों के पास में है सर जानकारी। ये तो सर कंपनी के पास होती है, लेकिन कई बार जो पर्टिकुलर एजेंसी बेच रही है उसके पास नहीं होती, क्योंकि मैंने भी 2-4 जगह ट्राई किया था तो एजेंसी ने ये बोला कि मेरे पास नहीं है पर्टिकुलर, तो उसने किसी दूसरी एजेंसी को रेफर किया तो उस व्यक्ति के पास वो था, तो कई बार प्रॉब्लम हो जाती, तो इसको थोड़ा सा देखना जरूरी है। मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ सर इसमें, एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि ये भागचंद्र साहू ने जो बात बोली है एकदम टेक्निकल और लीगल बात बोली है। आज की डेट में आप दिल्ली की किसी भी शोरूम से मारुति की गाड़ी नहीं खरीद सकते, क्योंकि दिल्ली में किसी भी शोरूम के पास में क्या बोलते हैं एडेप्टेड व्हीकल बनाने का लाइसेंस नहीं है। आप उसकी साइट, परिवहन की साइट पे जाएंगे तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि डिसेबिलिटी फ्रेंडली व्हीकल वही बेच सकता है जिसके पास में डिसेबिलिटी फ्रेंडली व्हीकल बनाने का लाइसेंस हो। ठीक है, तो इनके पास है, लोगों के पास सर मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा। सर इसमें गाड़ी कंपनी बनाती है, उसमें इस एजेंसी को अथॉरिटी लेने की आवश्यकता नहीं है किसी भी एजेंसी को। ये अथॉरिटी तो जो प्राइवेट जैसे मेरे जैसे लोग जो बना रहे हैं उनके पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो इस गाड़ी में अडेप्टेड जो लगा रहा है वो गवर्नमेंट से ऑथराइज है कि नहीं है, वो इस लायक है कि नहीं है। उसमें कंपनी को ऑथराइज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर कंपनी ऑथराइज होगी तो अपने पास कौन आएगा? फिर वो कंपनी बना के देगी सर, अपने पास में थोड़ी आएगा। नहीं, मैं अपने पास आने की आवश्यकता नहीं। खान साहब मैं एक बात इसमें ऐड कर दूं जी। जैसे कि मान लीजिए कोई जरूरी नहीं है कि कोई जो है फिटेड उसमें कोई चीज लगाए, ऑटोमेटिक गाड़ी होती है, वो भी एक उसमें एक मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है ना, तो बिल्कुल होता है, एडेप्टेड व्हीकल माना जाता है। बिल्कुल। अब उस गाड़ी को डिसेबिलिटी फ्रेंडली कहने के लिए शोरूम को पहले सर्टिफिकेट देना होगा। उस सर्टिफिकेट सर एक मिनट सर, उसमें शोरूम को आवश्यकता नहीं है, वो कंपनी बना रही है सर, वो कंपनी लिख के दे रही है। कंपनी ने गाड़ी जब वैसी बनाई है तो उसमें शोरूम वाले का कोई इन्वॉल्व नहीं है उसमें, क्योंकि शोरूम वाला तो उसमें कोई चेंजिंग करता नहीं है गाड़ी, वो तो कंपनी से खरीदता है, खरीद के वो परचेज करके और वो सेल कर रहा है। नहीं सर, मैं ये कहना चाह रहा था इसमें कोई वो चेंज नहीं करता है, उसके पास आवश्यकता नहीं है अथॉरिटी लेने की कि वो अडेप्टेड कार बेच सकता है नहीं बेच सकता है। वो क्यों? तो उसको तो कंपनी ने बनाया, अडेप्टेड ही कहलाएगी वो। और अगर ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिक कहलाएगी, मैनुअल है तो मैनुअल ही कहलाएगी। उसको वहां शोरूम वाला कुछ अपने तरफ से उसमें चेंजिंग नहीं कर सकता। ऑटोमेटिक है तो उसमें अडेप्टेड करते हैं, ऐसा नहीं। ये बात एकदम आप सही, मेरी जानकारी क्या, ये बात आप एकदम सही कह रहे हैं कि ऐसा ही है। लेकिन जब आप इस गाड़ी को आरटीओ पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाएंगे तो उस पर एक सर्टिफिकेट देना होगा उसको, तो वो सर्टिफिकेट शोरूम वाला दे नहीं पाता है। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि सर जैसे हमने मारुति की बात की, लेकिन दिल्ली में जितने मारुति की शोरूम है सभी के पास वो ट्रेडिंग लाइसेंस नहीं है। कुछ ही ऐसे शोरूम है जिनके पास वो ट्रेडिंग लाइसेंस है। जैसे मैं डीडी मोटर की बात करूं या मैं जिस हुंडई से कार खरीद रहा हूं तो उस हुंडई की बात करूं तो सारी हुंडई के पास नहीं है, लेकिन उस पर्टिकुलर हुंडई की एजेंसी के पास वो है। तो ये इंश्योर करना जरूरी होता है। मैंने 35,000 रुपए महंगी गाड़ी खरीदी है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली का मेरे पास एड्रेस था, सब कुछ था, लेकिन कंपनी के पास में ये लाइसेंस ना होने के कारण मुझे गाड़ी मथुरा से खरीदनी पड़ी और 35,000 मैंने एक्स्ट्रा दिया इसके लिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हो सकता है सर ये अभी अगर कोई नया आया हो तो अभी मेरे नॉलेज में। जी सर, ये प्रावधान है सर, ये व्यावहारिक समस्या है जो हम सबको इसका सामना करना पड़ता है। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री की वेबसाइट पे क्लियर कॉलम लिखा हुआ है
कि ये सर्टिफिकेट होगा वही वो देगा, लेकिन क्या है कि उत्तर प्रदेश में अभी ये प्रावधान लागू नहीं हुआ है और आरटीओ क्योंकि अंधे हैं, वो ज्ञानी नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है। आप यूपी में जाइए, रजिस्टर्ड हो जाएगी, कोई देखेगा भी नहीं। अगर उनको पड़ जाए तो वो गाड़ी आपको नहीं करेगा। तो क्या कोई ऐसा प्रावधान है कि हम गवर्नमेंट से ये डिमांड करें कि ये फालतू की चीज आपने क्यों चेप रखी है, इसकी वजह से कोई फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान ही नुकसान है। अगर कोई ऐसा कोई रास्ता है तो मुझे बताइए, उसको यहाँ प्रोसीड करवाता हूँ दिल्ली में। उसका रास्ता है, लिखित पढ़त रिप्रेजेंटेशन दिए जाए, ये समस्या बताया जाए, आंदोलन किए जाए, तभी बहरी सरकार के काम बनेंगे। नहीं, आंदोलन तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर सही तरीके से अगर हम अपनी बात सरकार के सामने रखें तो सरकार मान जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बात का जो मर्म है वो सरकार को समझाना आना, ये सबसे बड़ी बात है। सर मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा इससे संबंधित कि एक हमारे साथी हैं, उन्होंने हैवी इंडस्ट्री से ये लेटर भी प्राप्त कर लिया, लेकिन उस पर्टिकुलर एजेंसी के पास वो एडप्टिव व्हीकल बेचने का लाइसेंस नहीं था और वो 3 महीने का लाइसेंस वो मिलता है जो पीरियड, वो भी पार हो गया। तो अब उन्होंने दोबारा से किसी और कार लेने का विचार बनाया और रीप्रोसेस किया है उन्होंने। ये बहुत बड़ी समस्या है, छोटी मोटी समस्या नहीं है। ये मत समझिए कि जीएसटी का लाइसेंस मिल गया आपको गाड़ी मिल ही जाएगी। आरटीओ अगर ज्ञान नहीं हुआ तो फेंक देगा आपके लाए उसको जो है, क्योंकि आपको वो कहेगा कि लाइसेंस दिखाइए, इसको प्रूफ करिए ना। जी एब्सोल्युटली राइट। बहुत बहुत धन्यवाद। आज गाड़ियों के मॉडिफिकेशन पे जो हमारी चर्चा थी वह 40 मिनट की थी, 20 मिनट प्रश्नोत्तरी थी, हम उसे पार कर चुके हैं। अब जिनको गाड़ियां खरीदनी है, जिनको गाड़ियों का लाइसेंस लेना है, मैं अभी नंबर प्यारे भाई मुजीब भाई का नंबर डाल रहा हूं चैट बॉक्स में, व्यक्तिगत संपर्क कर लें और सारी सूचना ले लें। सभी भाइयों का जो प्रश्नोत्तरी में शामिल हुए उनका बहुत बहुत धन्यवाद रहा है। अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे भाई साहब ने, मुझे भाई ने, जो आज हमारे मुख्य वक्ता है, उन्होंने 4 स्टेप हमें बताए। 4 स्टेप क्या बताया कि सर्वप्रथम उन्होंने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद माता जी की प्रेरणा से सिलाई कढ़ाई का काम सीखा। तत्पश्चात पिताजी के कामों में हाथ बटाते हुए मोटर, जो पानी के मोटर, पानी निकालने के लिए कुएं से मोटर मैकेनिक का काम किया और फिर व्यक्तिगत पर आकर के उन्होंने गाड़ियों के मॉडिफिकेशन के लिए काम किया और आज राष्ट्रीय स्तर पे जाने जा रहे हैं। हमारे इस पूरे ग्रुप के लिए आपका यह 4 स्टेप, 4 दिव्य मंत्र मुझे समझ में आता है। पढ़ाई करने के पश्चात यह रोना न रोया जाए कि रोजगार का ही बहुत वो है। पहले कुछ ऐसे भी स्किल्स अपने अंदर जोड़ी जाए जो पारिवारिक है, जैसे मुझे भाई ने जोड़ा, माँ के साथ सिलाई का कार्यक्रम शुरू किया और आज भी वो बता रहे हैं कि कोट पैंट इत्यादि चीजें वो सिल लेते हैं। उसके बाद उन्होंने अपने को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया, पिता के कार्यों में हाथ बटाया, अर्थात सेवा के साथ टेक्निकल गुरु बने और टेक्निकल गुरु बनने के बाद उन्होंने वो कर दिखाया जो आज लंबी दूरी का घोड़ा ही कर सकता है। तो ऐसे भी हमारे इस पूरे परिवार को, हमारे इस पूरे समाज को सीखने की आवश्यकता है मुझे भाई से। ऐसे दिव्य वक्ता हमारे बीच आए, ऐसा दिव्य व्यक्तित्व तो हमारे बीच रहे, यह हमारे लिए बहुत ही उन्नत की बात है। अब मैं दूसरे वक्ता के क्रम में बड़ी बहन श्री मिस सरिता सिंह, जिन्होंने समाज सेवा के लिए, जिन्होंने दिव्यांग जनों की सेवा के लिए समर्पण संस्थान की स्थापना की और जहां तक मुझे जानकारी है उन्होंने पूरा जीवन ही दिव्यांग जनों की सेवा के लिए समर्पित कर रखा। तो उनका क्या संकल्प है और उनके क्या अनुभव हैं, अनुभव को भी आज हम लोग सुनेंगे। आदरणीय बड़ी बहन सरिता जी से निवेदन है कि वे अपना माइक अनम्यूट करें और अपने कार्यक्रम के अनुभव, अपने जीवन के वो अनुभव जो उनकी संकल्पनाओं को प्रगाढ़ बना रहे हैं, वो अनुभव हमारे बीच रखें। आदरणीय मिस सरिता सिंह बहन। समर्पण संस्थान से गाजीपुर, समर्पण संस्था गाजीपुर।
लग रहा दीदी का चलिए नागेश भाई कॉल लगा लीजिए, क्योंकि उनका नेटवर्क का इशू था। उन्होंने मुझे फोन किया था कि कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा है बार बार। मैं कॉल कर रहा हूँ जब तक अगला बुलाएं। और दूसरा जो है कि मुझे लक्ष्मी कुमार साहनी हमारे बीच तृतीय वक्ता के तौर पे आज लक्ष्मी कुमार साहनी जी हैं। साहनी जी के संबंध में आप लोगों को हम सूचना दे दें, वो एक अच्छे तैराक और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा इस समय दे रहे हैं। दिव्यांग होते हुए भी किस तरीके से घंटों घंटों या कई दिन तक तैराकी में अपने को जोड़े रहते हैं, ऐसे एक अनुभव देने के लिए, एक अपना भाव देने के लिए हमारे बीच श्री लक्ष्मी कुमार साहनी जी हैं। अगर वो हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो अपना माइक अनम्यूट करें। भाई लक्ष्मी जी, लक्ष्मी कुमार साहनी, माइक अनम्यूट करें। नागेश भाई, एक आप रिक्वेस्ट ये करूंगा कि मुजीब भाई के साथ साथ आप जो है राजेंद्र और भागचंद दोनों लोगों का भी नंबर आप जो है उसमें ग्रुप में दे देंगे, ताकि जो है जिन विकलांग साथियों को गाड़ी लेना हो वो उन लोगों से जो है व्यक्तिगत संपर्क जो है करेगा, तो तीनों लोग मदद कर सकते हैं। और फिर दोनों पैर से विकलांग साथी होगा, उसको जो है हाथ से बनवाने की बात है तो मुजीब भाई 100% उसमें जो है मदद करेंगे। ठीक, और हमें बिल्कुल सर सरिता दीदी भी और जो है वो भी जो है दोनों। नहीं, लक्ष्मी कुमार साहनी हमसे जुड़े हुए हैं, उनका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा। माइक अनम्यूट करें सर, आपका माइक म्यूट है। लक्ष्मी कुमार साहनी, कुछ टेक्निकल इशू होते हैं। मैं उनको समझा रहा हूँ तो फोन कर रहा हूँ। अजय पाल जी को बोल। नागेश भाई जी, आप अजय पाल जी को जब तक बुलाइए, मैं उनको लक्ष्मीकांत जी को समझाना पड़ेगा, वो गांव से है ना। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। अजय कुमार पाल जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? अजय कुमार पाल जी, अजय कुमार पाल जी, हेलो जी हाँ, लक्ष्मी कुमार साहनी जी, आपका माइक अनम्यूट हो चुका है। आवाज आ रहा है? अपना एक सूक्ष्म परिचय, हाँ आवाज आ रही है, अपना सूक्ष्म परिचय और अपने कार्य को थोड़ा हमारे इस पटल पे रखें। आप सभी प्रियजन भाई एवं बहनों को सादर नमस्कार एवं प्रणाम, हार्दिक वंदन अभिनंदन है। और आवाज आ रही है? क्लियर आ रही है। एक्चुअली में मैं रहने वाला जिला बलिया का हूँ और मैं तैराकी में पिछले 10 वर्षों से काफ़ी अचीवमेंट हासिल किया, और जो कि एक हैंडीकैप के लिए एक स्विमिंग क्षेत्र में जाना एक अपने आप में काफ़ी एक बड़ी बात होती है। उसको मैंने सबको सामना करते हुए राष्ट्रीय स्तर तक एक पहचान काफ़ी बनाया। और मेरे को जहाँ तक उम्मीद लगा, जो तक इतने बड़े टैलेंट होकर भी संघर्ष करके जो एक उम्मीद हैंडीकैप पे रहता है कि यार इतना मेडल जीतकर आगे बढ़कर अगर वो व्यक्ति नॉर्मल जैसे व्यक्ति उससे सुविधा सरकार उसको नहीं दे पाती है तो उसको बहुत मलाल होता है। और मेरे को बाद में इस गेम में जाकर पता चला, जब मैंने अच्छा परफॉर्मेंस भी किया, लेकिन उस समय सरकार की तरफ से हमारे लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं था, जो कि काफ़ी एक हमारे लिए समय के अनुसार जो समय हमारा बीतता चला गया, पिछले कई साल हमारा उसमें चला गया। आप समझ सकते हैं कि समय सबसे बलवान होता है, वो मेरे साथ चला गया। लेकिन उसमें उसके बाद से जब हमने काफ़ी एक हमारे अंदर, सर मैं बताऊं, एक बहुत बड़ा गॉड गिफ्टेड हमारा पूरा शरीर है। मैं अपने बारे में कुछ जानकारी बेसिक दे दूं कि जो ये मेरा पूरा शरीर है गॉड गिफ्टेड है। यानी जैसे इंसान बिस्तर पे सोता है वैसे मैं पानी के ऊपर रहता हूँ, यानी बिना शरीर हिलाए डुलाए मैं पानी के ऊपर 2 से 3 दिन तक रहता हूँ। यानी कि पानी के ऊपर पूरी दिनचर्या, खाना खाना, पढ़ना लिखना, पूजा पाठ, आरती करना, चाय पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना, पेपर पढ़ना, मोबाइल से बात करना। इसलिए अभी 2-4 कार्यक्रम हमारे महाराष्ट्र, मुंबई में, नागपुर में, जोधपुर में लगा था हमारा बड़ा सा इवेंट कार्यक्रम।
काफी अच्छा मतलब कि हुआ था। और उसके बाद से जब मैं यहाँ पे आया तो एक बहुत बड़ा इनाम हो चुका था सर। मेरे जो गेम्स में मैंने अपने आप को दोनों पैरों से विकलांग होकर जो मैंने कार्य किया अपने क्षेत्र में, एक नाम बहुत बड़ी हुआ था, जिससे चलते काफी लोग हमसे जुड़े, समस्याएं लेकर हमारे पास आते गए, आने लगे कि सर मुझे ये प्रॉब्लम, एक्चुअली मैं गांव का रहने वाला हूँ, तो तमाम तरीके के दिक्कतें सामने, कचहरी से लेकर थाना से लेकर मैं सामाजिक हित में भी काफी लोगों के लिए मदद करता हूँ। उसमें दिव्यांगजनों के लिए भी काफी समस्याएं हमारे बीच में आती रही, और इस दिव्यांग के प्रॉब्लम इतना हमारे क्षेत्र के तरफ में हमारे पास आता रहा, अनदर जनपद से भी, कि उनको जमीनी से लेकर मार झगड़ा, घर के लोग उनको अच्छा से ये नहीं करते हैं, उनका जमीन हड़प रहा है लोग, ऐसे तमाम तरीके के प्रॉब्लम को करते हुए इस हमारे सामने इतनी उनकी परेशानियां मिली। फिर मैंने थोड़ा सा उसके पहले, अभी पिछले कई सालों से मैं राजनीति से सक्रिय रहा और राजनीति भी करता रहा, लेकिन खुलकर नहीं करता रहा, इनडायरेक्टली किया। लेकिन इस बार मैं उन लोगों की मदद से, लोगों की मदद से जो समाज में हमको जो अपना लोग सपोर्ट करते हैं, उन लोगों के माध्यम से इस बार मैं पहली बार जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूँ, मैदान में हूँ, जो आने वाला समय में इसका हो सकता है कि आप लोग की दया से मैं भारतीय सुखदेव पार्टी ज्वाइन किया, और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने मेरे बारे में जानकर काफी अच्छा उनको लगा कि आप जैसे व्यक्ति जो इस तरीके से हौसला बनाए हुए हैं, उम्मीद बनाए हुए हैं और इतना चीज किए हुए हैं, तो उम्मीद है कि आप इस राजनीति में भी आप अच्छे कर सकते हैं। उन्होंने काफी मतलब हमें सम्मान दिया और अपनी पार्टी में लिया, और मैं उस पार्टी से आने वाले समय में जिला पंचायत का चुनाव लड़ूंगा, और उसकी तैयारी मैं कर रहा हूँ। सर से भी, श्री नारायण भैया जी से भी मैंने अपनी बात को रखा था। तो यही सब दिक्कतें हैं कि देखिए, सोशल वर्कर आप तमाम जो दिक्कतें हैं सर, जब आप इसमें समाज हित में जुड़ेंगे तो तमाम कठिनाइयां, परेशानियां लोगों की आपको सुनना पड़ेगा, और एक अच्छे राजनेता बनकर ही लोगों की ज्यादा से ज्यादा समस्या दूर किया जा सकता है। धन्यवाद लक्ष्मी भाई, आपने जो है ये साबित कर दिया कि शारीरिक विकलांगता किसी के विकास में बाधक नहीं होती है, और आपसे हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो भी विकलांग साथी जो थोड़े थोड़े हैं या एक हाथ खराब है और सोचते हैं कि यार हम क्या कर सकते हैं, तो आपसे जो है बहुत कुछ सीख सकते हैं कि दोनों पैर न रहने के बावजूद भी आप पढ़ाई के साथ साथ जो है राजनीतिक रूप से भी आप जो है लड़ते रहते हैं, सक्षम तो अपने भी हैं और दूसरे को भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नागेश भाई, अगले वक्ता हम लोग के साथी हैं लक्ष्मी भाई का, फिर से जो है माइक बंद हो गया है, तो अब समय भी हमें लग रहा है कि 5:30 बज गया। अभी आपने हम लोग के पास कई लोग बोलने वाले हैं, और अजय पाल भाई हैं, और वो जो है शिक्षा के विभाग में जो शासनादेश हम लोग से विकलांग साथी मांगते हैं या कहते हैं कि क्या कोई ऐसा शासनादेश है कि नियरेस्ट जो है मतलब हमारी नियुक्ति हो जाए, और संयोग का बात है कि जो है आप इलाहाबाद में ही खुद पोस्टेड हैं, और आज की जहाँ नियुक्ति होती है और जहाँ से पोस्टिंग होती है उसी पोस्टिंग के पटल पे हैं अजय भाई, वो हम लोग के पास मतलब जो बीच में है, जो है अगले वक्ते के रूप में। तो नागेश भाई को मैं चाहूंगा कि उनको जो है बुलाएं। जी अजय पाल जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप अपना माइक अनम्यूट करें और अपने अनुभव हम लोगों के बीच में शेयर करें। अजय पाल जी, अजय पाल जी आप सुन पा रहे हैं? अजय जी, शायद वो जुड़े नहीं है क्या? नहीं जुड़े थे, अभी लग रहा है कट गए हैं, फिर से नहीं जुड़ पा रहे हैं। मैं ही फोन किया था, तो हमें लग रहा है मतलब मुझसे बात करके फिर से जुड़ नहीं पा रहे होंगे। चलिए सविता जी को ट्राई कर लो। अजय जी आप आ चुके हैं, आप बोले। अजय जी बोले। हेलो जी बोलिए। हेलो, आवाज जा रही है हमारे?
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। मैं अजय कुमार पाल, शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। सभी विकलांग साथियों का स्वागत, नमस्कार। सर, समस्या ये है कि जो है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे हमारे साथी हैं जो विकलांग हैं और पोस्टेड हैं, और वो चाहते हैं कि हमारे गृह जनपद में ही जो है नौकरी करें, और जैसे दूर दराज से आते हैं और हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो इस तरह का क्या कोई ऐसा शासनादेश जारी हुआ है या जारी होने की संभावना है जो अपने गृह जनपद पे जा सकें? हेलो हेलो। हाँ अजय भाई। जी जी सर, जी सर, बताइए। ये तो आपसे हम लोग खुद जानना चाहते हैं। जी जी, तो इस तरह का हमारे, हेलो जी, मैं जानता हूं कि आप जिस जगह पे जो है नियुक्त है, वहां आप जो है, आपके पास हमारे विकलांग साथी जाते हैं, आप बहुत मदद करते हैं उनको, जो है कोशिश करते हैं कि आप देते हैं, जो है नियुक्ति जो है उनकी जो है करा देते हैं। लेकिन जो जीआईसी में नहीं है, चाहे और जगह विकलांग है, उन साथियों को बड़ी दिक्कत होती है, प्राइमरी वालों को बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं ये चाह रहा था करते हैं तो क्या वहां पे कोई जीआईसी में ऐसा जो है शासनादेश के तहत करते हैं, या आप मानवता के कारण, या खुद आप विकलांग हैं इसके कारण विकलांग साथियों की मदद करते हैं? यदि कोई शासनादेश है तो आप जो है ये बतलाएं। जी, इस तरह का शासनादेश ये है कि जिसे ऑनलाइन होता है, जब ऑनलाइन होता है तो उनको वरीयता क्रम में रखा जाता है, और जैसे ही वरीयता क्रम में आते हैं तो वो लोग जहाँ चाहते हैं वहां मिल जाता है। विकलांगों के लिए प्रेफरेंस के हिसाब से। जी, जैसे जो विकलांग व्यक्ति है उसके लिए स्पेशल व्यवस्था नहीं है, उसी के साथ ही जोड़ दिया गया है। यदि कोई विकलांग व्यक्ति है तो उसको वरीयता दिया जाता है, सबसे पहले का प्रथम वरीयता दिया जाता है, उसी वरीयता के आधार पर उनको जो है रखा जाता है। क्या वरीयता वाला कोई जो है शासनादेश है? उसमें परसेंटेज के हिसाब से दिया जाता है, जो परसेंटेज होता है, किस परसेंट कितना कितना परसेंट है, उसी के हिसाब से दिया जाता है। चलिए ठीक है, आपसे हम लोग जो है बाद में जो है इसको जो है मिल के ही, और अजय जी, वरीयता वाला तो नॉर्मल के लिए भी है, विकलांगों की ही की तो बात नहीं है सेपरेटली, वो तो सभी के लिए एप्लीकेबल। आपको परसेंटेज के हिसाब से वरीयता क्रम में आपको नियुक्ति मिलेगी, आपको वो डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, ठीक है ना। वो जरूरी नहीं कि वो विकलांगों के लिए हो। ये पूछा जा रहा है क्या विकलांगों के लिए विशेष प्रावधान है? अभी तक ऐसा कोई शासनादेश नहीं जारी हुआ है। कोई शासनादेश नहीं जारी नहीं जारी हुआ है। जी, दीदी विवेक भाई बतला रहे हैं इस पर कुछ। इसमें हाँ विवेक भाई। हाँ, अजय जी जो बोल रहे हैं, तो उसमें ये है कि जब भी ऐसा ट्रांसफर या अपॉइंटमेंट होता है जिले पे, तो जो वो अधिसूचना जारी करते हैं उसमें यह लिखा होता है कि विकलांगों को प्रथम वरीयता दी जाएगी। बस यही मिलेगा, शासनादेश के नाम पर कहिए या जो कुछ भी कहिए, कि उनको पहली वरीयता दी जाएगी। दूसरी बात यह है कि एक हम इनको श्री नारायण जी को बताए थे, एक हमारा मित्र है वहीं प्रतापगढ़ में, वो शायद इनको फोन भी किया होगा, मैंने पूछा था, तो उसने कोर्ट से एक आदेश करा करके और उसी वरीयता का जिक्र करा करके ले आया है कि आप सबसे पहले प्रायोरिटी डिसेबल को देंगे अलॉटमेंट ऑफ स्कूल। जैसे वैकेंट पोजीशन जिले में 50 है, तो सबसे पहला जो राइट है वो इनका बनेगा। अब उसको ये लोग इम्प्लीमेंट करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि वो वैकेंट पोजीशन ही नहीं दिखाएंगे कि किस विद्यालय में कितनी जगह है, और वो बैकडोर से उसका अलॉटमेंट कर देते हैं। अगर वो जगह दिखाए तो वरीयता क्रम में सबसे पहला अलॉटमेंट डिसेबल का होना चाहिए, और वही शासनादेश वो लोग मानते हैं। अदरवाइज सेपरेट कोई शासनादेश विकलांगों के लिए नहीं है कि उनको गृह जनपद में या अपने घर के पास विद्यालय मिले। बस ये होता है कि जब विद्यालय आवंटन हो तो उनको प्रथम वरीयता दी जाएगी। सर ये सही है, यही सही है। और भी दोनों होनी चाहिए। हेलो हेलो, क्या मैं, हेलो मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो।
हाँ सोनू जी बोल रहे हैं। जी कहता है कि डीओपीटी का एक ऑर्डर आ है, रही है आवाज। डीओपीटी के ऑर्डर के अनुसार 2 साल के बाद जो संविदा का समय खत्म होता है, अगर विकलांग व्यक्ति की नौकरी कंफर्म होती है तो 3 किलोमीटर के दायरे में जो पता दिया गया है 3 किलोमीटर के दायरे में विकलांग व्यक्ति की नियुक्ति हो, ऐसा आदेश है। आप कहें तो आप मुझे मेल दीजिए, मैं आपको डीओपीटी का ऑर्डर दे सकता हूं। क्लियरली लिखा गया है विकलांग व्यक्ति को गृह जिले के 3 किलोमीटर के दायरे में अधिकार है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, आपने उस विषय को उठाया और सोनू बोला जी ने उस पे अपनी बात रखी कि उसको किस तरीके से उनके पास एक ऑर्डर है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट हम लोग कर सकते हैं। कार्यक्रम को आगे गति देते हुए हम लोग अगले क्रम में बढ़ते हैं। अब हेलो हेलो जी संतोष जी बताएं। ये कल मैं बताना चाहूंगा कि हैंडीकैप्डों को, विकलांगों को ट्रांसफर पॉलिसी से ही मुक्त रखा गया है। इस गवर्नमेंट ने विकलांगों को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, जहां पर तैनात है तैनाती वहीं रहेगी, अगर वो पद खाली है तो। अरे भैया, विकलांग घर जाना चाहते हैं, अपने नियत चाहते हैं, ओकर बात होता हो नहीं, ओकर बात हो तो हम एक अलग से बतावत है। बिल्कुल ठीक है संतोष जी, दोनों इंटर रिलेटेड है। आप लोग इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आप लोग अनाम स्नेह ग्रुप पर जिस पे आप लोग जुड़े हैं उस पे शेयर कर दें, जिससे और लोगों को भी इसकी जानकारी हो जाए। अब मैं कार्यक्रम को गति देते हुए आगे, क्योंकि ये 5:30 तक कार्यक्रम चलता है, तो आगे के क्रम में मैं प्रोफेसर अवनीश चंद्र मिश्रा सर को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे आए और आज के विषय से संबंधित जो विशेषज्ञताएं रखी गई हैं तथा अपने निर्देशन हम लोगों को प्रदान करें। आदरणीय प्रोफेसर अवनीश चंद्र मिश्रा सर। सादर प्रणाम जी। वैसे लोगों को अपने गृह जनपद के जिले में पोस्टिंग देने के आदेश हैं, क्योंकि मैं केंद्रीय विद्यालय में नियुक्त हूँ जी। तो शासनादेश हम लोग को जो है जरूर से भेज दीजिएगा, या पर्सनल पे या तो फिर से ग्रुप में ही, जैसे भी, क्योंकि अपने विकलांग साथी जो नौकरी कर रहे हैं ना, उन लोग को ज्यादा करके डिमांड यही शासनादेश, गाड़ी, ये वो। निवेदन है, कार्यक्रम के बीच में जब कोई वक्ता बोल रहे हो तो कृपया बीच में न बोलें। कुछ कहना है तो चैट बॉक्स में लिखें, कोई शेयर करना है तो चैट बॉक्स में लिख करके शेयर करें। आदरणीय प्रोफेसर सर, आप बात रखें। तो और मित्रों, आज कई तरह की बातें थी और मोबाइल से लेके नौकरी की बातें हो गई। ये जो बात है, इस पर और चर्चा करनी चाहिए, और जो लोग इससे संबंधित जानकारी रखते हैं, विभागों में कार्यरत है, वो अपनी बात करें और इसी पर चर्चा हो। तो नहीं तो कई विषय होने से कई तरह के प्रश्न, और उसी में एक कई रस आ जाते हैं एक साथ। तो एक तो ये बात है। दूसरा कि हम लोग 5:36 हो गए हैं, इस कार्यक्रम को समय से पूरा भी करना चाहिए, क्योंकि संज्ञा अधिक हो गई है। तो एक तो ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपकी चर्चा बहुत अच्छी लगी। आवाज क्लियर नहीं आ रही अवनीश जी। आवाज क्लियर। हेलो, आवाज? हाँ जी हाँ जी, आवाज इधर आए, इधर आइए। जा रही है क्या?
बोलिए सर, बोलिए, आप बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए बोलिए। अच्छा, तो आज का भी सत्र तो बहुत अच्छा रहा, और जिस तरह से मोदी भाई ने अपनी बात रखी, तो मुझे ध्यान चला गया उनकी बात सुन के कि जिस तरह उनकी जिज्ञासा और जिस तरह से उत्कंठा थी और सीखने की क्षमता थी, करने का परिस्थितियों के साथ जो एक चुनौती उन्होंने स्वीकार की, ये एडॉप्शन की बड़ी पुरानी परंपरा है। उधर का जब मनुष्य इस धरती पर आया और उसके बाद से उन्होंने इस परिस्थिति को एडॉप्ट किया, उन चुनौतियों को स्वीकार किया कि कोई भी चीज हमारे पास नहीं थी, आज के घर पे ना जलवायु थी, ये पहाड़ियां थी, और मनुष्य आया और सारी चीजों को अपनी अनुकूल जरूरतों के हिसाब से उठाता चला गया। अगर ऐसे सीखने वाले लोग, चुनौती को स्वीकार करने वाले लोग नहीं होते, तो आज का सभ्य जो आपकी सभ्य दुनिया है मेरे समक्ष नहीं होती है, इन लोगों के समक्ष। ये एक बहुत पुराने लोग देखिए, भाषा काल को हम जानते हैं, भाषा के भिन्न भिन्न प्रकार के उपकरण लोगों ने बनाए अपने भोजन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। जब वो भोजन पकाना नहीं जानते थे, तो उसके फलों को इकट्ठा करने की तकनीक सीखी और किस प्रकार के पत्थर के उपकरण बनाएंगे, उनको लोहे का ज्ञान हुआ, उनको तांबे का ज्ञान हुआ, फिर उसके उपकरण बनाने लगे, फिर गाँव बसने लगे। तो मनुष्य की जिज्ञासा है, ये जिज्ञासा उस नया काम करने की ओर प्रवृत्त करी। से गिरे वाले सब गिरते हैं, लेकिन ये बात न्यूटन को ही क्यों लगी कि आखिर क्यों नीचे गिर रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं जाता है? तो नीचे गिरने का सवाल उनके मन में आया, तो उसका सवाल न्यूटन का ना आया, ग्रेविटी का सिद्धांत आया। तो ऐसे ही जब मैं उसकी बात सुन रहा था, तो मुझे मनुष्य को कैसे एक सामान्य व्यक्ति बनाती है, एक सामान्य सोच से एक जिज्ञासा वाली सोच की ओर ले जाती है, जहाँ मनुष्य नई खोज करता है, नए अनुसंधान करता है, नई चुनौतियों के अनुरूप परिस्थितियों का सृजन करता है। तो ऐसा सृजन करने की बात आज हम लोगों ने सुना, बहुत अच्छी लगी और इनको देश ने सम्मानित भी किया, और हम सबको इनके प्रति बहुत आदर रहता है और गर्व का भाव होता है कि ऐसे भी ऐसे आदर्श रोल मॉडल है। हम लोगों के अंदर ऐसी प्रेरणा दे सकते हैं कि हम अपनी जिज्ञासा की शक्ति को बढ़ाएं और समाज कुछ नया कर सकते हैं। देखो, कोई काम छोटा नहीं है, ये तो महसूस ने सिद्ध कर दिया। उन्होंने जो था वही सीखा, वो बैठे नहीं रहे, वो खाली नहीं रहे, ना मस्तिष्क से और न शारीरिक शक्ति से, दोनों का साधन बनाकर उपयोग किया, और वो कैसे और मोटर को कैसे रॉकेट बनाएंगे इस बात की वो आगे बढ़े। तो ये बात हम लोगों को प्रेरणा देने वाली है। आज का सत्र इसलिए आपसे बहुत बढ़िया रहा, और इसमें बहुत अच्छी चर्चा भी की। बात देख रहा था कि बड़ी अच्छी, मुझे तो बड़ी चित्रकूट वाले भाग याद आते थे। आज बहुत अच्छी बात की, भागचंद ने सबसे अपनी बात कही और राजेंद्र जी ने जो अपनी बात कही, राजेंद्र जी तो पिछले सत्रों में भी बोले। तो एक बहुत अच्छा आयोजन बहुत अच्छा था कि यह एक प्रेरणा का भी और एक सीखने का भी और एक आगे बढ़ने की शक्ति है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और नागेश को धन्यवाद, उन्होंने समय दिया और हमें जो भाग दिया, विवेक ने भाग दिया और लोगों ने भाग दिया, उन सभी की बातें बहुत अच्छी रही और इससे अच्छा एक सृजनात्मक मंच बनाने की ओर बढ़ाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने महंगे विचार हम लोगों के मध्य रखे। सर ने बताया हम लोगों को कि किस तरीके से
हमें किसी न किसी पक्ष पर अपने को इन्वॉल्व रखना चाहिए, समाज हित के लिए, स्वहित के लिए, परिवार हित के लिए अपने को सदा व्यस्त रखते हुए कार्यों में बिजी रखना चाहिए। और इसका जीता जाता उदाहरण आज के हमारे मुख्य वक्ता मुजीब भाई रहे हैं कि उन्होंने अपने को व्यस्त रखा और एक टेक्निकल गुरु के रूप में वो बन के निकले। आज का यह जो संभाषण है या जो प्रस्तुति रही है, आज का ये जो पूरा मंथन रहा है, इसको दो भागों में हम लोग देख रहे थे प्रारंभ से ही। प्रथम तो यह कि जो हमारे सशक्त दिव्यांग जन है, भाई या बहन, जो गाड़ी लेना चाहते हैं, मॉडिफाई कराना चाहते हैं, उनको स्पष्ट जानकारी मिल जाए। द्वितीय तो यह कि जो ऐसे दिव्यांग जन हैं जो पढ़ाई में कमजोर हैं, नहीं पढ़ पाए हैं या पढ़ाई के बावजूद भी उत्तर प्रदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अंधाधुंध बनाए गए नियमों के अधीन एकदम जाए कहां वाली स्थिति के बीच फंसे पड़े हैं, रोजगार का सृजन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसों के लिए हम लोगों ने आज निवेदन किया था मुझे भाई से कि वे चाहे तो अपने को टेक्निकल तौर पर भी थोड़ा सा और अच्छे ढंग से व्यवस्थित कर सकते हैं। और एक खुला मंच है। आपको मैं बताऊं, आप किस दृष्टि से देख रहे थे मुझे भाई को, वो आपकी दृष्टि थी, श्रेष्ठ दृष्टि थी। मेरी दृष्टि ये थी कि मुजीब भाई के कर्मों को, मुजीब भाई के ज्ञान को और अधिक पटलों तक आप कैसे पहुंचाएं, आप उसका लाभ स्वयं कैसे ले लें, आप कैसे सेंटर डेवलप कर दें। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, यहाँ हमारे लालबाग में, लखनऊ में, लालबाग में जहाँ पे गाड़ियों का एक हब है, गाड़ियां बनाई जाती है, वहां पे एक छोटा बच्चा है। बच्चा क्या, अब तो धीरे धीरे वो युवा हो चुका है, 22 साल का है, लेकिन जब वो 10 साल का था तब से वह हीरो होंडा की गाड़ियों का इंजन बनाता था। और आज उस पूरे लालबाग में अगर आप कभी जाएंगे, किसी से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत बेहतरीन ढंग से पुरानी गाड़ियों को बहुत बेहतरीन ढंग से जो इंजन बांधने का गुण भगवान ने दिया है, उस बच्चे को दिया हुआ है। करत करत अभ्यास से उसने अपने को श्रेष्ठवत किया है। तो कहीं न कहीं किसी न किसी भी रूप में आप अपना सेंटर डेवलप कर सकते हैं या और 2-4 लोगों को जोड़ करके रोजगार का एक सृजन कर सकते हैं और कुछ इस तरीके का कर सकते हैं जिससे समाज हित में और आप अपने हित में भी बहुत कुछ व्यवस्थित ढंग से कर सके। तो आज का यह कार्यक्रम इसी बेस पे रहा। अब मैं कार्यक्रम के अंतिम पक्ष पर आकर के दीदी से अनुरोध करूंगा कि वे समापन की तरफ बढ़ रहे कार्यक्रम को आशीर्वाद दे और तत्पश्चात में सभी का धन्यवाद ज्ञापन करूँ। आदरणीय दीदी राठी दीदी। हाँ, धन्यवाद नागेश जी। आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा हमेशा की तरह, और उसमें आपका स्पेशल योगदान रहता है कि उसको कंपेयर करने में और संचालन करने में। आज की देखिए, तो आज का मेन कार्यक्रम था महफूज खान साहब को देख के कि लगता है कि हर इंसान में कुछ ना कुछ प्रतिभा होती है, बशर्ते वो विकसित कर ले और परिस्थितियों से घबराए नहीं। अब महफूज खान साहब को हमने देखा कि उन्होंने पढ़ाई लिखाई, सिलाई कढ़ाई, मोटर मैकेनिक का काम करते हुए आगे बढ़ते गए और अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने आप को परिपक्व कर एक शोध किया गाड़ी पे और काबिल बने कि उनको प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला और आज पूरे देश में विख्यात है अपनी स्पेशल गाड़ी, अडेप्टेड गाड़ी बनाने। तो मैं इसको जोड़ना चाहूंगी अपने वाले एपिसोड से। उसमें राजेंद्र जी ने कुछ बात बताई और उस पे स्पेशल इफेक्ट्स आप महफूज खान साहब ने डाले, और मुझे उम्मीद है हमारे सभी विकलांगजन इससे काफी प्रेरित हुए हैं, उनको काफी टेंजेबल चीजें मिली होंगी जिससे कि वो अपनी एक होके गाड़ी चलाने के लिए वो अपने आप को काबिल बना सके। इस चीज के लिए मैं साधुवाद देती हूँ महफूज खान को और राजेंद्र जी को भी कि उन्होंने गाड़ी के लिए स्पेशली बहुत अच्छा प्रकाश डाला। अब इसमें सुनील प्रकाश जी का, भागचंद्र जी का, राजेंद्र प्रसाद जी का काफी हाथ रहा कि उन्होंने इस विषय के ऊपर काफी प्रकाश डाला है। हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और इसमें क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं उसके बारे में भी बताया। अब हमारे बीच में लक्ष्मी कुमार साहनी जी भी थे
तो उन्होंने ये बोला कि कैसे वो अपनी विकलांगता के बावजूद भी एक अच्छे तैराक हैं और अपनी स्टेट चैंपियनशिप में, वो नेशनल चैंपियनशिप में भी भाग लेते हैं। लड़की तरह, महफूज खान की तरह हमारे बीच में और भी बहुत टैलेंट हैं। हम चाहेंगे कि वो हमारे कार्यक्रम से जुड़े और अच्छी अच्छी जानकारियां दें और उत्साहित करें, एक रोल मॉडल बन के हम लोगों के, ताकि हमारे जितने विकलांगजन हैं वो काफी प्रेरित हों। अजय पाल जो शिक्षा निर्देशालय में हैं, उन्होंने बताया कि कैसे पद में रह के इंसान अपनी प्रायोरिटीज को हुए अपनी पोस्टिंग पा सकता है। जैसे सोनू जी भी उसमें प्रकाश डाला और संतोष जी ने भी डाला कि गृह जनपद में रहते हुए अगर वो अपनी पोस्टिंग करा लेते हैं वरीयता के आधार पे, तो उनकी फर्दर ट्रांसफर्स नहीं होती हैं, ये उन्होंने बताया। तो हमें ये लगता है कि अगर हम शिक्षा के स्तर पे भी अपने आप को अपने गृह जनपद में रह के कंफर्टेबल हो के, और अगर बाहर भी हैं तो हमें कार्य करने में कोई दिक्कत इसलिए नहीं आती क्योंकि महफूज खान साहब ने एक इतनी अच्छी गाड़ी बना दी है, हम उस गाड़ी में सवार होकर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी जा सकते हैं और काम को अपना अंजाम दे सकते हैं। क्यों महफूज साहब? तो हमें ये लगता है कि जो ये हमारी जानकारियां हैं, हम अपने आप को लिमिट रखेंगे। जैसे कहते हैं ना, अगर हमने ओखली में सर दिया तो मुसल से क्या डर। अगर हमने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है और हमें जॉब मिल गई है, तो हम निश्चित ये चाहेंगे कि हमें उस जॉब को हमें अंजाम देने के लिए हर जाना होगा। हम ये भी प्रूफ करके बताएं कि हम इस रिमोट एरिया में भी रहते हैं, विकलांग हैं, उसके बावजूद भी हम बहुत एफिशिएंटली अपना काम करते हैं। हमें किसी चीज का मोहताज नहीं रहना है क्योंकि हर आदमी सक्षम है। हाँ, माया जी कुछ कहना चाह रही हैं। तो आज का कार्यक्रम नागेश जी, अवनीश जी, सोनू जी, संतोष जी सबके साथ में एक सफल कार्यक्रम रहा और इससे हमें अगली बार एक और अच्छा कार्यक्रम मिलेगा। हम सबको धन्यवाद, साधुवाद देते हैं। और नागेश जी, ओवर टू यू। अपनी वाणी को विराम देते हैं सबको। हाँ बताएं। बहुत बहुत हेलो, बताएं कौन बताना? हाँ जी बताइए। हाँ दीदी नमस्ते। हेलो, नमस्कार बेटा, नमस्कार, पूछ रहो। हाँ हाँ जी, हाँ जी, बोले बेटा, बोले, मैं सुन रही हूँ। हाँ, मैं महफूज भैया जी से बोल रही हूँ कि 2 पैर उन्होंने एक्स्ट्रा बनवा दिया है गाड़ी देके। क्या किया है? हाँ, अच्छा, 2 पैर उन्होंने एक्स्ट्रा बना दिया है कि अब तुम दोनों 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा माया। अब तुम लोग दोनों लोग 16 लाख वाली लेना। बहुत बहुत धन्यवाद माया बहन का भी कि आपने देखिए इतना बढ़िया मुजीब भाई ने मॉडिफिकेशन किया और उसका लाभ मिला। जैसा दी ने बताया कि इस कार्यक्रम को हम लोग पूर्णता की तरफ ले चल रहे हैं, तो मैं आज के कार्यक्रम में अपनी सहभागिता करते हुए मुख्य वक्ता के तौर पे जो मुजीब भाई हमसे जुड़े रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम में प्रारंभ करने से पहले 1 मिनट का आशीर्वचन अपने गुरु डॉक्टर विजय शंकर शर्मा से भी प्राप्त करना चाहूंगा कि आपका भी आशीर्वचन मिल जाए। तत्पश्चात मैं धन्यवाद ज्ञापित करूं। आदरणीय डॉक्टर विजय शंकर शर्मा, मेरा सवाल था। शर्मा जी 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 जी, धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, धन्यवाद ज्ञापन के बाद ऐसा है कि आप जितनी अच्छी बातें आज हुई हैं, मुझे वाकई बड़ा, हाँ जी आवाज आ रही है? मुझे वाकई बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जिस चीज को रख करके सोचा गया था, धीरे धीरे वो चीज स्वरूप ले रही है। आज की जितनी भी बातें हुई, यही हमारे इसका उद्देश्य था। और मैं आज बहुत ज्यादा अभी बातें नहीं कहूँगा, समय भी बहुत हो गया है और दीदी ने बहुत अच्छी बातें उसमें कही, तो अपनी शेष बातों को मैं अगले कार्यक्रम में रखता हूँ। श्री नारायण जी, नागेश जी, आप धन्यवाद कर, मैं अपनी शेष बातें अपने अगले कार्यक्रम में रखूंगा। लेकिन आज वाकई इस बात का मुझे फक्र है कि आज कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। जी सर, रिक्वेस्ट है, अभी 10 मिनट का समय है नागेश भैया।
हाँ, नंदूलाल जी कुछ कह रहे हैं हमारे विशेष वक्ता थे भाई, ऐसा मत करें। जी सर आज हमारे विशेष वक्ता है, आज वो जो है वो हम लोग के वो नहीं है, आज वो विशेष वक्ता है, उनकी बात हमें अभी 10 मिनट का समय है। नहीं देखिए ऐसा है, आज आप सबसे सीनियर वक्ता है कि आप सबको हम लोग मार्गदर्शन करेंगे, ऐसा ना करें। ऐसा है देखिए इसमें बहुत जी समय मुझे अरे श्री नारायण जी अभी सर से अगली बार सुना जाएगा। अब हाँ वो ठीक के लिए रिजर्व रहते हैं, है ना? वो ठीक रहेगा श्री नारायण जी, वो ठीक रहेगा कि जो अपनी कंटिन्यूटी में, क्योंकि हम तो रहते ही हैं घर अपने अंदर वाले ही हैं, तो हम अगली बार उसको कर लेंगे। और लेकिन वाकई मुझे कार्यक्रम के लिए बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं आपको शब्दों में क्या बयां करूं इस बात को, लेकिन मैं अपनी इस चीज को अगले उसमें कंटिन्यू कर लूंगा। ठीक है एक जी कोई आदमी कुछ बोलना चाह रहा है, देखिए। हेलो जी सर, हाँ बताइए जी सर, नानू चिकानी सर, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से जी। सर मैं सर अभी 10 मिनट पहले ही ज्वाइन हो पाया सर, मैं सारी बातें तो सुन नहीं पाया था सर। कोई बात नहीं, हम आपको इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे, आप निश्चिंत रहिए। जी सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री मुकेश भाई का। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा आज के हमारे द्वितीय वक्ता के रूप में श्री लक्ष्मी कुमार साहनी जी का। मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा श्री अजय कुमार भाई का, जिन्होंने अपने सूक्ष्म अनुभव हमारे बीच रखे। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा आयोजन मंडल में हमारे श्रेष्ठ प्रोफेसर अवनीश चंद्र मिश्रा सर का। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा गुरु डॉक्टर विजय शंकर शर्मा सर का। मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा बड़े भाई की भूमिका में अपना निर्देशन, आदेशन और राह हम लोगों को दिखाते हुए श्री विवेकनाथ त्रिपाठी सर का। धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा हमारे इस परिवार की मुखिया और श्रेष्ठ राठी दीदी का। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा हमारे साथ जुड़े रहे राजेंद्र भाई का, संतोष गुरु जी का, पवन कुमार भाई का, आशीष चौरसिया जी का, जितेंद्र भाई साहब का, अभिजीत पांडे जी का, डॉक्टर शिव प्रताप जी का, भागचंद्र जी का, सुनील दत्त मिश्रा जी का और वे सभी लोगों का जो हमसे जुड़े रहे, आज के इस ऊर्जावान और व्यवस्थित कार्यक्रम में अपनी सहभागिता हम तक पहुंचाए। आज का यह कार्यक्रम किसी न किसी रूप में एक दिशा और दशा तय करेगा। दिव्यांग जनों के लिए एक कुशल मार्ग निर्धारण में यह बहुत सहयोगी होगा और बहुत से लोग महफूज भाई तक पहुंचेंगे और उनके सेंटर को आगे तक पहुंचाएंगे। जैसे पिछले वाले कार्यक्रम में राजेंद्र भाई ने जो बातें बताई थी वो बहुत लाभान्वित हुई, उस बात को अगले पायदान पे पहुंचाने का काम मोहदीस भाई ने आज किया और इसका पूरा श्रेय जाता है इस कार्यक्रम के संयोजक बड़े भाई श्री नारायण जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को संयोजित किया। तथा मैं थोड़ा सा इस कार्यक्रम के आयोजकों से इस बात का, मैं कार्यक्रम के लास्ट में ये रिकॉर्डिंग बंद करते हुए इस बात का निवेदन कर दूं कि कार्यक्रम को